आज हम पढ़ने वाले हैं जो इकोनॉमिक्स है हमारी, उसके अंदर आज हमारा टॉपिक चलेगा उद्योग का, इंडस्ट्री। भारतीय उद्योग, ऑल कंपटीशन एग्जाम, चाहे ऐसे कोई सा भी आप एग्जाम दो जिसमें जो है भारतीय उद्योग अगर आपके दिए हुए हैं, तो हम उनकी आज चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं भारतीय उद्योग के बारे में। सबसे पहले तो हम देखें उद्योग होता क्या है। उद्योग की बात करें तो देखिए, उद्योग का जो संबंध है वो उच्च आर्थिक क्रियाएं, उद्योग का जो संबंध है वो उच्च आर्थिक क्रियाओं से है, जिनमें वस्तुओं एवं सेवाओं का, जिसमें वस्तुओं एवं सेवाओं का उत्पादन होता हो। हम ये भी कह सकते हैं कि एक जो उद्योग होता है, इस उद्योग में कई सारी फर्में लगी हुई होती है। अनेक छोटी छोटी जो फर्में लगी होती है, वो सारी फर्में मिलाकर, जैसे वो खनन से संबंधित हो, निर्माण से संबंधित हो, विनिर्माण से संबंधित हो, कोयला हो, पेट्रोल हो, कुछ भी हो, खनन, ठीक है ना। तो उन सभी फर्मों को मिलाकर जो कहलाता है हमारा, उसे हम कहते हैं उद्योग। दूसरी चीज अगर हम बात करें तो भारत के अंदर मैं बात करूं तो भारत में स्वतंत्रता से पहले औद्योगिक विकास की अगर हम चर्चा करें तो स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद, ये दो भागों में इसको बांटा गया है। तो अगर हम स्वतंत्रता से पहले की अगर इसके अंदर बात करें, उद्योगों की स्वतंत्रता से पहले की अगर बात करें, तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो भारत है वो प्राचीन काल से ही जो हमारे सूती वस्त्र उद्योग हो, चाहे से रेशम वस्त्र उद्योग हो, चाहे से मलमल हो, इन सभी में जो है विश्व प्रसिद्ध था। स्वतंत्रता से पहले की हम बात कर रहे हैं। स्वतंत्रता से पहले जो है भारत में जो औद्योगिक विकास की जो प्रक्रिया थी, उनमें भारत जो है एक कुछ प्रमुख जो हमारे हस्तशिल्प उद्योग है, जैसे कि रेशम मान लो, सूती वस्त्र उद्योग मान लो, मलमल, इनमें विश्व प्रसिद्ध था। लेकिन धीरे धीरे ये चीजों का इसमें विनाश हो गया। विनाश कैसे हुआ? क्योंकि ब्रिटेन में जो वस्त्र मशीनों से बनते थे, ब्रिटेन में जो वस्त्र मशीनों के द्वारा बनते थे, उनकी बराबरी नहीं कर पाया हमारा भारत में जो बनी वस्तुएं थी। भारत के अंदर जो वस्तुएं बनी वो ब्रिटेन के अंदर मशीनों के द्वारा बने वस्त्रों की या मशीनों के द्वारा बनी वस्तुओं की बराबरी नहीं कर पाई। इस वजह से इनका धीरे धीरे क्या हो गया? विनाश हो गया। और स्वतंत्रता से पहले की अगर बात करें तो एक तो हमारे यहाँ पर इनका विनाश हुआ। दूसरी चीज ये थी कि जो औद्योगिक क्रांति हुई हमारे इंग्लैंड के अंदर, उस औद्योगिक क्रांति के तहत और ये मशीनों का जो विकास हुआ ब्रिटेन में, उसके तहत हमारे यहाँ इनका जो है धीरे धीरे विनाश होने लग गया। पहली बार चारकोल पर आधारित 1853 की बात है। चारकोल पर आधारित जो है हमारे लोह जो इस्पात उद्योग था वो स्थापित किया गया था, किंतु ये असफल रहा। ये सफल नहीं रहा, ये एक असफल रहा। इसके बाद में 1854 की बात आती है। 1854 के अंदर जो है हमारे पहला जो सफल जो कोई उद्योग था जो स्थापित किया गया था, वो था सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग हम कह सकते हैं के.एन. डाबर के द्वारा, कावसजी नानाभाई डाबर के द्वारा जो है 1854 के अंदर मुंबई के अंदर जो है इस मिल की स्थापना की गई थी। तो ये पहला सफल उद्योग हम कह सकते हैं जो सूती वस्त्र उद्योग में स्थापित किया गया। इसके बाद में 1855 में जूट के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी। जूट उद्योग की स्थापना हुई हमारे, और जूट उद्योग की जो स्थापना की गई थी 1855 के अंदर, वो आपके की गई थी रिसरा। रिसरा आता है, ये कलकत्ता के पास में है रिसरा। तो यहाँ पर जूट उद्योग की स्थापना की गई। तो ये स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं हमें, तो यहाँ पर ये कुछ मिले हमारे स्थापित की गई, यानी कि स्वतंत्रता से पहले की बात है, औद्योगिक विकास जो हमारे भारत में हुआ। तो यहां से देखिए, एक तो ये चीज हमें ध्यान रखनी है
कि स्वतंत्रता से पहले जो पहली बार हमारे कोई उद्योग स्थापित किया गया था वो 1853 में लोहा संगल के नाम से स्थापित किया गया था, लेकिन असफल रहा लोहा इस्पात के अंदर। फिर उसके बाद में 1854 में मुंबई में के.एन. डाबर के द्वारा सूती वस्त्र मिल की स्थापना की गई, जो कि एक सफल मिल रही थी। उसके बाद में 1855 में रिसरा, जो कलकत्ता के पास में आता है, जूट मिल की स्थापना की गई थी। आगे अगर हम बात करें, देखो इसकी स्वतंत्रता के बाद की अगर हम बात करें तो स्वतंत्रता के बाद में क्या हुआ, स्वतंत्रता के बाद की अगर हम चर्चा करें औद्योगिक विकास की, तो स्वतंत्रता के बाद जब हमारे पहली स्वतंत्रता के बाद हमारी पहली औद्योगिक नीति आई थी 1948 के अंदर, और उस वक्त हमारे जो तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री थे उनका नाम था डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो इनके द्वारा जो है हमारी पहली औद्योगिक नीति घोषित की गई स्वतंत्रता के बाद। और स्वतंत्रता के बाद जब हमारी पहली औद्योगिक नीति तत्कालीन केंद्रीय उद्योग मंत्री डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में जब ये घोषित हुई थी, तो इसी नीति के तहत जो हमारे उद्योगों को दो भागों में बांटा गया था। एक उद्योग आए थे हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग आए थे, और एक उद्योग हमारे आए थे निजी क्षेत्र के। तो इस नीति के तहत जो है उद्योगों का बंटवारा किया गया सार्वजनिक क्षेत्र में और निजी क्षेत्र में। उसके बाद में हमारी जो दूसरी औद्योगिक नीति आई थी वो आई थी 1956 के अंदर। यहाँ हमारी दूसरी औद्योगिक नीति आई, और इसके तहत जो है एक तो निजी क्षेत्र के उद्योग थे, एक सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग थे, प्लस एक जो हमारे संयुक्त जो क्षेत्रों में उद्योग आते हैं उनमें इनको बांटा गया। तो इस प्रकार से इनको तीन अलग अलग भागों में इनको बांट दिया गया। फिर उसके बाद में इस श्रेणी को जो है और अधिक लचीला बनाने के लिए, उद्योगों को और अधिक आसान बनाने के लिए हमारे जो है 1991 के अंदर यानी कि 1991 में उदारीकरण की शुरुआत की गई। उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण, जिसको हम शॉर्ट में कहते हैं LPG, इसकी हमारी शुरुआत की गई। और इसके तहत क्या हुआ था, उद्योगों के अंदर लाइसेंस की सुविधा प्रदान की गई, और लाइसेंस के माध्यम से जो है छूट प्रदान की गई, जिससे उद्योगों को और भी क्या बनाया गया, आसान बनाया गया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि हमारा जो भारतीय औद्योगिक विकास है, भारतीय औद्योगिक विकास को दो भागों में इसको बांटा गया है, स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद। स्वतंत्रता से पहले की अगर बात की जाए तो हमारा जो भारत था वो सूती वस्त्र हो, रेशम हो, मलमल हो, इसमें विश्व प्रसिद्ध था। लेकिन बाद में जो है जब हमारे ब्रिटेन के अंदर मशीनों के माध्यम से वस्तुओं का उत्पादन हुआ, इंग्लैंड में जो औद्योगिक क्रांति आई, उसके फलस्वरूप जो हमारे भारत में इन चीजों का धीरे धीरे विनाश होने लग गया। उसके बाद में भारत में जो पहला 1853 के अंदर पहला जो हमारा उद्योग था वो लोहे इस्पात के नाम से जो है लोहे इस्पात में स्थापित किया गया, लेकिन वो असफल रहा। उसके बाद में 1854 के अंदर जो सूती वस्त्र मिल थी हमारी जो मुंबई में स्थापित की गई थी के.एन. डाबर के द्वारा, वो सफल रही, उसकी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना गई। फिर उसके बाद में 1855 के अंदर जूट उद्योग की स्थापना की गई, रिसरा, जो कि आपके कलकत्ता के समीप आता है। उसके बाद में स्वतंत्रता के बाद अगर औद्योगिक विकास की बात की जाए तो स्वतंत्रता के बाद जो औद्योगिक विकास हमारे हुआ उसमें सबसे पहले 1948 के अंदर जो है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो उद्योग मंत्री थे उस वक्त, ये हमारी पहली औद्योगिक नीति। प्रश्न कई बार पूछा जाता है, भारत की जो पहली औद्योगिक नीति है, भारत की पहली औद्योगिक नीति की शुरुआत कब से हुई, 1948 के अंदर हुई। इसमें उद्योगों को दो भागों में बांटा गया, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र। उसके बाद में हमारी दूसरी औद्योगिक नीति आई 1956 में, इसमें निजी, सार्वजनिक और संयुक्त उपक्रम वाले उद्योगों की श्रेणियों में इनको बांटा गया। इस प्रकार से धीरे धीरे हमारे यहाँ पर औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना करना आसान हो गया। उसके बाद में 1991 यानी कि 1991 में उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण की शुरुआत की गई, और इसके तहत क्या हुआ था, लाइसेंस के माध्यम से जो है उद्योग स्थापना में छूट दी जाती थी। तो लाइसेंस की इनकी शुरुआत की गई यहाँ से। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारे जो है उद्योग, वर्तमान की अगर मैं बात करूं तो जो देश का जो आर्थिक विकास है, आर्थिक विकास की प्रगति के अंदर ये बहुत ही एक अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और जरूरी भी है। तो आर्थिक विकास के सहयोग के लिए हमें उद्योग धंधे स्थापित ज्यादा से ज्यादा, जितने ज्यादा उद्योग धंधे स्थापित होंगे उतना ही ज्यादा सही रहेगा देश के आर्थिक विकास के लिए।
अब हम देखते हैं कि हमारे प्रमुख रूप से कौन कौन से उद्योग आते हैं, हमारे यहाँ पर कौन कौन से उद्योगों में पढ़ने हैं जो हमारे सिलेबस में दिए हुए होते हैं। वैसे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, ये उद्योग आपको सभी में आएंगे, चाहे से वो लोहे इस्पात उद्योग हो, चाहे से वो टेक्सटाइल आधारित जिसमें सूती वस्त्र उद्योग आता है, आपके रेशम उद्योग आता है, जूट उद्योग आता है, कोई सा भी उद्योग हो, वो टेक्सटाइल आधारित उद्योग आते हैं, कृषि आधारित उद्योग जिनको हम कह सकते हैं, एल्यूमिनियम आधारित उद्योग आपके आते हैं, पेट्रो रसायन आपके उद्योग आते हैं, उर्वरक उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, तो मोटर वाहन उद्योग है, रेल वाहन उद्योग है, तो कई सारे उद्योग स्थापित किए गए हैं हमारे। तो प्रमुख उद्योगों को हम पढ़ते हैं। उसके अलावा हमारे कुछ प्रमुख औद्योगिक नीतियां दी गई है जो मैंने अभी आपको बताई है, उनके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। इसके अलावा साथ ही हम कुछ पंचवर्षीय योजनाएं हैं हमारी, वहां से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, तो पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में भी हम चर्चा करेंगे। तो आगे देखते हैं इसके अंदर। आप नोट मत करो कुछ भी, मैं करवा दूंगी लास्ट में। देखते हैं सबसे पहले उद्योगों में सबसे पहले बात करते हैं हम लोहे इस्पात उद्योग की, प्रमुख उद्योगों में। ये जो लोहे इस्पात उद्योग है, इसकी अगर देखो हम चर्चा करें तो सबसे पहले मैं इसकी अवस्थिति, इसकी स्थिति आपको बता देती हूँ जहां से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्योंकि लोहे इस्पात उद्योग में कई उद्योग ऐसे हैं जो कोयला क्षेत्र के समीप है, कोयला क्षेत्र पर आधारित है। कई उद्योग ऐसे हैं जो लोहे इस्पात संयंत्र पर आधारित है। कई उद्योग ऐसे हैं जो भारत का जो तटीय क्षेत्र है वहां पर आधारित है। कई दोनों का मिश्रण रूप होता है, तो क्वेश्चन वहां से पूछ लिया जाता है। तो लोहे इस्पात की सबसे पहले हम स्थिति को देखेंगे। स्थिति में देखिए, एक तो इसमें आती है स्थिति के अंदर अगर बात करें कोयला क्षेत्र के समीप, कोयला क्षेत्र के समीप देखिए कौन कौन से आते हैं। इसके अंदर आपको ध्यान रखना है दुर्गापुर जो लोहे इस्पात उद्योग है। सेकंड इसमें आता है आपके बोकारो लोहे इस्पात उद्योग। थर्ड इसके अंदर आपके आएगा, जिसमें मैं तीनों के नाम एक साथ लूंगी, हीरापुर है, कुल्टी है और बर्नपुर है। ये तीनों ही पश्चिम बंगाल के अंदर है, तो इन तीनों की बात मैं करूंगी। तो यहाँ पर कोयला क्षेत्र के समीप जो उद्योग है हमारे स्थिति में बात करें तो उसमें दुर्गापुर आता है, बोकारो, हीरापुर, कुल्टी और बर्नपुर आता है। दूसरा अगर बात करें यहाँ पर तो देखते हैं लोहे इस्पात, लोहे इस्पात संयंत्र के समीप। अब लोहे इस्पात संयंत्र के समीप कौन कौन से आते हैं, कौन कौन से उद्योग इसके अंदर शामिल किए गए हैं, उनमें देखो एक तो आपके आता है भिलाई इस्पात उद्योग, सेकंड आपके आता है भद्रावती इस्पात उद्योग, थर्ड इसके अंदर आपके आएगा राउरकेला इस्पात उद्योग, फोर्थ इसके अंदर आपके नाम आएगा विजयनगर इस्पात उद्योग, और फिफ्थ नाम इसमें आपको ध्यान रखना है सेलम इस्पात उद्योग। तो ये आपके आते हैं लोहे इस्पात के समीप। भिलाई छत्तीसगढ़ के अंदर है, भिलाई आपके छत्तीसगढ़ के अंदर आता है, भद्रावती आपके कर्नाटक के अंदर आता है, राउरकेला आपके उड़ीसा के अंदर स्थापित है, विजयनगर जो है आपके ये कर्नाटक के अंदर है, और सेलम जो है कर्नाटक, बेंगलुरु कर्नाटक के अंदर है विजयनगर। सेलम की अगर बात करूं तो ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से ये जो उद्योग है सारे के सारे ये लोहे इस्पात क्षेत्र के समीप है, ये कोयला क्षेत्र के समीप उद्योग आते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कोयला क्षेत्र के समीप उद्योग कौन कौन से हैं, तो ये नाम आपको ध्यान रखने होंगे उसके अंदर। तीसरा देखिए, अगर बात की जाए इसी श्रेणी में अगर आगे बढ़े, तीसरा बात करें तो मिश्रित रूप से, यानी कि इसमें लौह है और कोयला,
लौह कोयला क्षेत्र के समीप। इन दोनों का अगर मिश्रित रूप देखें तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपके देखने को मिलता है जमशेदपुर। यह आपकी देखने को मिलेगा जमशेदपुर, और जमशेदपुर आपकी स्थापित है झारखंड में। तो लोहा और कोयला दोनों क्षेत्र के समीप अगर पूछे तो कौन सा लोहा इस्पात उद्योग आ जाएगा, जमशेदपुर, जो कि आपके झारखंड के अंदर है। एक लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जिसकी अगर मैं चर्चा करूं आप लोगों से, तो वो आता है आपके तटीय, भारत का जो तटीय क्षेत्र है, तटीय क्षेत्र के समीप, तटीय क्षेत्र के समीप, इसको मैं यहीं पर नीचे ड्रॉ करके बना देती हूँ 4th नंबर पे। तटीय क्षेत्र के समीप, तटीय क्षेत्र के समीप में आपको ध्यान रखना है विशाखापट्टनम का नाम, विशाखापट्टनम, और एक गोपालपुर है। ये दो नाम आपको ध्यान रखने हैं, ये दोनों नाम आपके आएंगे तटीय क्षेत्र के समीप। प्रश्न पूछा जाता है भारत का पहला तटीय इस्पात संयंत्र कौन सा है, भारत का पहला लौह तटीय इस्पात संयंत्र, तो उसमें हमेशा ध्यान रखना क्या नाम आ जाएगा, विशाखापट्टनम नाम आ जाएगा। ये इंपॉर्टेंट होता है। तो ये लौह इस्पात उद्योग अभी मैंने स्टार्ट नहीं किया है, उसकी स्थिति हमने देखी है कि जो लौह इस्पात उद्योग है हमारा, उसकी अवस्थिति जो है ये कहाँ कहाँ पर है, उसकी स्थिति कहाँ कहाँ पर है, जिसमें कोयला क्षेत्र के समीप में दुर्गापुर, बोकारो, हीरापुर, कुल्टी, बंडपुर, ये वाले क्षेत्र आएंगे आपके। बोकारो झारखंड के अंदर आता है आपके, ठीक है। लोहे इस्पात संयंत्र के समीप में हम देखेंगे तो भिलाई, भद्रावती, राउरकेला, विजयनगर और सेलम आपके आता है। इसके अलावा लोहे और कोयला दोनों के में देखें अगर मिश्रित रूप से, तो जमशेदपुर और आपके जमशेदपुर जो कि झारखंड में स्थित है वो आप किया जाता है। और तटीय क्षेत्र में देखें तो आपको ध्यान रखना है विशाखापट्टनम और गोपालपुर का नाम, जिसमें विशाखापट्टनम पहला भारत का इस्पात तटीय क्षेत्र है लोहे इस्पात पर आधारित, ठीक है। अब ये चीज है, अब इसको हमें आगे लेकर चलते हैं। आगे ये तो हमने स्थिति की बात की थी लोहे इस्पात की, अब आगे हम उद्योग पढ़ते हैं, लोहे इस्पात के बारे में और ज्यादा चीजें देखते हैं कौन कौन सी आती है। अब पहला उद्योग हमारे चलेगा यहाँ लोहे इस्पात। ये जो चल रहा है उसी कड़ी को हम आगे लेकर चलते हैं, ठीक है। तो देखिए लोहे इस्पात उद्योग के बारे में हम देखते हैं। भारत का पहला लोहे इस्पात जो कारखाना है, ये लोहे इस्पात उद्योग की जो स्थापना है वो कुल्टी के अंदर की गई थी। कुल्टी आता है पश्चिम बंगाल में, और इसकी स्थापना यहाँ की गई थी 1876 में। भारत का पहला लोहे इस्पात जो उद्योग है या जो लोहे इस्पात कारखाना है उसकी स्थापना कुल्टी पश्चिम बंगाल में की गई थी 1876 ईस्वी के अंदर। सेकंड अगर बात करें तो भारत का दूसरा जो लोहे इस्पात उद्योग जो कारखाना है आपके, वो स्थापित किया गया था सांकची आपके आता है झारखंड के अंदर, और इसकी स्थापना की गई थी 1907 में। इसकी स्थापना की गई थी आपके 1907 में। सांकची झारखंड में आपके दूसरा जो लोहे इस्पात उद्योग का जो कारखाना है वो स्थापित किया गया। अब थोड़ा सा इसके बारे में हम देखते हैं, सांकची के बारे में। तो सांकची के बारे में हम देखें तो देखिए सांकची का ही जो वर्तमान नाम है, जिसका नाम पहले सांकची था, इसी का वर्तमान नाम है जमशेदपुर। सांकची का ही वर्तमान जो नाम है वो नाम है जमशेदपुर है। और यहाँ पर जमशेद जी टाटा के द्वारा, पहले सांकची आता था, अभी जमशेदपुर है इसका नाम, ये आपको ध्यान रखना है। और यहीं पर जमशेदपुर के अंदर जो जमशेद जी जो टाटा थे, जमशेद जी टाटा, इस जमशेद जी टाटा के द्वारा जो है यहाँ पर टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी। एक कंपनी का नाम है
टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन के नाम से। टिस्को की स्थापना की गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा जमशेदपुर में। जमशेदपुर जिसका पहले नाम साक्षी था, अभी जमशेदपुर है, झारखंड के अंदर है। और ये जो यहाँ पर जो टिस्को कंपनी है ये 1907 में स्थापित की गई थी यहाँ पर। तो इसके बारे में आगे देखते हैं। तो हमने यहाँ पर दो चीजें पढ़ी है। एक तो हमने देखा कि भारत का जो पहला लोहे इस्पात उद्योग है वो कुल्टी पश्चिम बंगाल में स्थापित किया गया 1876 के अंदर। दूसरा जो है वो आपकी सांची झारखंड में स्थापित किया गया। देखते हैं आगे टिस्को के बारे में। तो जमशेदजी टाटा ने टिस्को की स्थापना की है। टिस्को का अगर पूरा नाम अगर हम देखें तो इसका पूरा नाम आता है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कह दो या कॉरपोरेशन कह दो। कंपनी कह दो या कॉरपोरेशन। तो टाटा आयरन एंड स्टील कॉरपोरेशन के नाम से ये टिस्को की स्थापना की गई थी जमशेदजी टाटा के द्वारा 1907 में। और ये इसकी स्थापना हुई है आपके 1907 में जमशेदपुर जो कि आता है आपके झारखंड में। ये हमें ध्यान रखना है। अब इसके बाद में कौन कौन सी और संस्थाओं के उद्योगों की स्थापना की गई। तो दूसरा टिस्को के बाद में नाम आता है तो बात करते हैं इसको की। इसको का देखो पूरा नाम क्या है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी, यानी कि भारतीय लोहे इस्पात उद्योग। हिंदी में इसका नाम हो जाएगा भारतीय लोहे इस्पात उद्योग। कई बार देखो हम बार बार अंग्रेजी में पढ़ते रहते हैं, पता ही नहीं रहता। क्वेश्चन मान लो आपसे पूछ लिया जाए कि भारतीय लोहे इस्पात उद्योग की स्थापना कब हुई है, तो इसका मतलब वो इसको के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो इसको की अगर बात की जाए पूरा नाम हमें पता चल गया। इसको की स्थापना की गई थी 1918 के अंदर। इसको की जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1918 के अंदर हुई थी, ये हमें पता रखना है। अब देखिए इसके तहत और क्या क्या हुआ। इसको कहता है तीन इस्पात जो हमारे तीन जो प्लांट थे उन संयंत्रों को इसमें शामिल किया गया है। इसको के अंदर तीन और ऐसे प्लांट है इस्पात संयंत्र के, तीन प्लांटों को इसमें शामिल किया गया। अब वो तीन प्लांट कौन कौन से हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए एक तो आपके आता है कुल्टी, सेकंड आपके आता है हीरापुर और थर्ड आपके आता है बर्नपुर। इंपॉर्टेंट है ये। तो तीन ऐसे हमारे इस्पात उद्योग है जिनको इसको के अंदर शामिल किया गया है। कुल्टी है, हीरापुर है और बर्नपुर है। तीनों ही पश्चिम बंगाल के अंदर है, ये आप ध्यान रखना। तीनों ही ये पश्चिम बंगाल के अंदर स्थापित है और इन तीनों को इसमें शामिल किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। पहली चीज तो ये ध्यान रखना है, इसको का पूरा नाम क्या है, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी। इसको की स्थापना की गई थी 1918 के अंदर। इसको के अंदर जो है तीन प्लांटों को शामिल किया गया है, कुल्टी है, हीरापुर है और बर्नपुर है, और तीनों ही पश्चिम बंगाल के अंदर है। तो इसको की स्थापना जमशेदपुर में हुई थी और आपके दूसरी कंपनी कौन सी है, इसको है। ये जो बात हो रही है हमारे, ये स्वतंत्रता से पहले की बात है। अब लोहे इस्पात उद्योग में स्वतंत्रता के बाद में जो है कौन कौन से जो है उद्योग स्थापित हुए हैं, एक बार उनको हम देखते हैं आगे। जो इस्पात उद्योग जो हम पढ़ रहे हैं इसी को आगे लेकर चलते हैं। लोहे इस्पात उद्योग, एक तो हमने देखा कि स्वतंत्रता से पहले जो इसमें टिस्को या इसको की जो स्थापना हुई थी उनके बारे में हमने पढ़ा है। अब पर्सन हमसे पूछ लिया जाए एग्जाम में कि स्वतंत्रता के बाद जो है, स्वतंत्रता के बाद स्थापित लोहे इस्पात उद्योग, लोहे इस्पात उद्योग, तो स्वतंत्रता के बाद स्थापित लोहे इस्पात उद्योग कौन कौन से हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहां पर जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ऐसे ही लिखा हुआ आएगा और वहां पर ऑप्शन आएगा। ऑप्शन में से एक हो सकता है
3 हो सकते हैं, एक नहीं हो सकता, क्योंकि 4 उद्योग स्थापित हुए थे यहाँ पर। तो हो सकता है कोई और दूसरा नाम भी दे दे आपसे। तो पहले तो हम देखते हैं कि कौन कौन से हैं। सबसे पहले नाम आएगा इसमें स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाला राउरकेला इस्पात उद्योग। अच्छा, राउरकेला जो इस्पात उद्योग है, पहले तो हमें ध्यान रखना है कि ये कहाँ स्थापित है, उड़ीसा के अंदर। सेकंड, हमें इसकी स्थापना मालूम होनी चाहिए कि इसकी स्थापना कब की गई, 1955 के अंदर, यानी कि 1955 में। तीसरी चीज हमें ये शामिल होना चाहिए कि पता होना चाहिए कि सहयोगी देश कौन सा है, किसके सहयोग से जो है इसकी स्थापना की गई थी राउरकेला की। ठीक है, उड़ीसा के अंदर तो स्थापित है, लेकिन किसके सहयोग से की गई थी, तो सहयोग में जो नाम आएगा वो नाम आएगा जर्मनी का। हाँ, तो राउरकेला जो इस्पात उद्योग है, ये उड़ीसा के अंदर स्थापित है। इसकी स्थापना की गई है 1955 के अंदर, और जो सहयोगी देश है वो है जर्मनी। अच्छा, चौथी चीज इसमें हमें मालूम होनी चाहिए कि सार्वजनिक क्षेत्र के अंदर जो सबसे बड़ा जो उद्योग है लोहे इस्पात का, उसका नाम क्या है, राउरकेला है। और राउरकेला जो इस्पात उद्योग है, इसकी जो पहली इकाई थी, इसकी पहली इकाई का नाम था पार्वती। राउरकेला इस्पात उद्योग की जो पहली इकाई थी, इसकी पहली इकाई का नाम हमें मालूम होना चाहिए, जिसका नाम है पार्वती। तो राउरकेला जो इस्पात उद्योग है हमारा, ये पहला उद्योग आ गया हमारे स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाला। दूसरा देखते हैं कौन सा है। सेकंड, इसके अंदर आप क्या आएगा, भिलाई। भिलाई इस्पात उद्योग। भिलाई जो इस्पात उद्योग है, छत्तीसगढ़। सबसे पहले तो भाई कहां पर ये स्थापित है, इसका जो स्थान है वो आएगा छत्तीसगढ़। सेकंड नंबर पे हमें ध्यान होना चाहिए कि जो भिलाई इस्पात उद्योग है, इसकी स्थापना कब की गई, 1955 में। तीसरा है किस देश के सहयोग से, तो सहयोगी जो देश है इसका वो आएगा रूस, सोवियत रूस, अभी रूस। ठीक है ना। और एक चीज और है कि जो भिलाई इस्पात उद्योग है हमारा, इसने जो है सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया है, इसलिए इसको 10 बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु जो है उस उद्योग को जो है ट्रॉफी भी प्रदान की गई है, भिलाई इस्पात उद्योग को। ठीक है ना, सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु ट्रॉफी प्राप्त करने वाला उद्योग कौन सा है, भिलाई है। तो भिलाई इस्पात उद्योग है, छत्तीसगढ़ के अंदर है ये। स्थापना इसकी 1955 में की गई। सहयोगी देश है इसका रूस, और सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन हेतु इसे जो है ट्रॉफी प्रदान की जा चुकी है। नेक्स्ट देखते हैं तीसरा जो इस्पात उद्योग आता है हमारे, वो आता है दुर्गापुर। दुर्गापुर इस्पात उद्योग। सबसे पहले तो हमें स्थान देखना है। स्थान में आएगा पश्चिम बंगाल। स्थापना की कब गई है इसकी, तो इसकी स्थापना में देखिए 1959, 1959। फिर आता है किस देश के सहयोग से, तो सहयोगी जो देश है उसमें नाम आ जाएगा आपके इसमें ब्रिटेन। नेक्स्ट अगर बात करें दुर्गापुर की, तो ये 3 चीज ये आपको इसमें मालूम रखनी है दुर्गापुर के अंदर। तो एक तो इसका स्थान कौन सा है, पश्चिम बंगाल है।
सेकंड इसकी स्थापना कब हुई? 1959 में। थर्ड इसका जो सहयोगी देश है वो कौन सा है? आपके ब्रिटेन है। ये 3 इस्पात उद्योग है। चौथा इस्पात उद्योग देखो कौन सा है, तो उसका नाम आता है बोकारो। बोकारो इस्पात उद्योग। बोकारो जो इस्पात उद्योग है हमारे, ये झारखंड में स्थापित है। और इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1964 में हुई है। और फोर्थ जो नाम आता है वो आता है सहयोगी देश। तो सहयोगी देश में वही आपके जो है रूस, आपको ध्यान रखना है। तो स्वतंत्रता के बाद जो है स्थापित होने वाले लोहे इस्पात उद्योग की श्रेणी में 4 उद्योग आपके सामने हैं। राउरकेला हमने पढ़ा, दूसरा भिलाई हमने देखा, तीसरा आता है दुर्गापुर और चौथा आपके आता है बोकारो जो कि झारखंड के अंदर है। ठीक है, अब इन चारों को हम एक ट्रिक के माध्यम से देखते हैं और क्या क्वेश्चन इसमें बनते हैं वो भी हम लोग देखते हैं। देखिए आगे एक क्वेश्चन तो आपसे पूछा जाएगा सबसे पहले इन चारों में से कि पहले तो ये कि स्वतंत्रता के बाद स्थापित होने वाले कौन कौन से उद्योग हैं, चारों के नाम आपको ध्यान रखने, पांचवा कोई सा भी उद्योग इसमें नहीं आएगा। दूसरा क्वेश्चन आता है कि इन चारों में से भी कौन से ऐसे उद्योग है जिनकी स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई थी। जो लोहा इस्पात उद्योग है स्वतंत्रता के बाद जो स्थापित किए गए थे चारों, इन चारों में से भी कौन से ऐसे हैं जो कि स्वतंत्रता के बाद द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित हुए। तो उसके लिए हमें द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कालक्रम मालूम होना चाहिए, तभी हम बता पाएंगे कि कौन सा ऐसे उद्योग है जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत शामिल था या कौन सा नहीं था। ठीक है, उससे पहले मैं आपको इनको शॉर्ट में याद करने का एक तरीका बताती हूँ। ऊपर वाले तीनों उद्योगों का, बोकारो झारखंड आपको याद रखना है। तीनों उद्योगों को आप याद कैसे रख सकते हो, तो देखिए पहला उद्योग कौन सा था? राउरकेला, सॉरी। दूसरा था भिलाई, भिलाई का हमने क्या ले लिया? बी। और तीसरा है दुर्गापुर, दुर्गापुर का हम क्या लेंगे? डी। तो क्या बन गया? आरबीडी। एक किताब आती है आरबीडी के नाम से, तो आप ऐसे इनको ध्यान रखना, ये शॉर्ट ट्रिक है। आरबीडी, आर का मतलब राउरकेला, बी का मतलब भिलाई और डी का मतलब है दुर्गापुर। आरबीडी है कहाँ कहाँ पर ये, तो एक लाइन में इनको ध्यान रखना, यूसीपी। यूसीपी कैसे? यू का मतलब आ गया उड़ीसा, सी का मतलब क्या आ गया यहाँ पर आपके यूसीपी। भिलाई आपकी कहाँ पर है? छत्तीसगढ़ में। और पी का मतलब क्या आ गया आपके? पश्चिम बंगाल। और ये तो स्थान की बात हो गई। सेकेंड अगर हम बात करें यहाँ पर थर्ड चीज की, तो सहयोगी देश। सहयोगी देश में आपको ध्यान रखना है जेसीबी। जेसीबी, जेसीबी है ना हमारे, तो जेसीबी का नाम आपको ध्यान रखना है। जे का मतलब हो जाएगा जर्मनी, सी का मतलब सोवियत रूस आ जाएगा यहाँ पर, और बी का मतलब यहाँ पर आ जाएगा ब्रिटेन। तो इस प्रकार से शॉर्ट ट्रिक में आप इनको ध्यान रख सकते हो। कैसे? आरबीडी नाम आ गया, तीनों जो इस्पात उद्योग है हमारे आरबीडी, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर। दूसरा है स्थान आपसे पूछे तो यूसीपी आपको ध्यान रखना है, और किस देश के सहयोग से, तो जेसीपी आपको ध्यान रखना है। तो आरबीडी, जेसीपी और क्या ध्यान रखना है आपको? यूसीपी ध्यान रखना है। ये तीनों, और तीनों की जो स्थापना है ना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। इन तीनों की स्थापना द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत हुई, क्योंकि द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो कालक्रम था वो था 1956 से 61 तक। तो अब इनमें से 4 उद्योग मैंने आपको बताए थे, एक चौथा बोकारो भी तो आया था ना,
तो बोकारो इसमें नहीं आएगा क्योंकि बोकारो की स्थापना 1964 में हुई है। तो पर्सन अगर हमसे पूछ लिया जाए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित होने वाले इस्पात उद्योग कौन कौन से हैं, तो इन तीन के नाम बताने हैं हमें। बोकारो द्वितीय पंचवर्षीय योजना के तहत स्थापित नहीं किया गया था। ठीक है, पहली पंचवर्षीय योजना जो आपकी आई थी 1951 से लेकर 1956 तक। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना आई 1956 से 1961। तीसरी जो पंचवर्षीय योजना आपकी आई 1961 से 1966। चौथी जो पंचवर्षीय योजना अब यहाँ पर देखो क्या हुआ, थोड़ा सा 3 पंचवर्षीय योजनाओं के बाद में यहाँ परियोजना अवकाश आया 3 साल का, और इस योजना अवकाश के दौरान हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी 1966 से 1969 तक। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है 3 साल का। उसके बाद में जो चौथी पंचवर्षीय योजना हमारे आई वो 1969 से लेकर 74 के मध्य आई। पांचवी जो पंचवर्षीय योजना आई वो 1974 से लेकर 78 के बीच आई। फिर यहाँ पर क्या हुआ था, रोलिंग प्लान आया 2 साल का। रोलिंग प्लान आया 1978 से लेकर 80 के बीच में, 2 साल का ये रोलिंग प्लान यहाँ पर आ गया। उसके बाद में अगर बात की जाए तो छठी पंचवर्षीय योजना हमारे आई थी 1980 से लेकर 85 के मध्य। फिर उसके बाद में सातवीं जो पंचवर्षीय योजना आई वो 85 से लेकर आई 90 के मध्य। फिर यहाँ पर क्या हुआ था, योजना विहीन काल या योजना विहीन जो वर्ष हम कह सकते हैं वो यहाँ पर आया 2 साल का 1990 से लेकर 1992 तक। और इसी के मध्य यहाँ पर जो है हमारे शुरुआत की गई थी उदारीकरण की, लाइसेंस के माध्यम से उद्योगों में छूट प्रदान की गई थी। तो ये 2 साल का यहाँ पर कालक्रम आया। उसके बाद में 8वीं पंचवर्षीय योजना की बात करें तो 1992 से लेकर 1997 के बीच 8वीं पंचवर्षीय योजना आई। 1997 से लेकर आपके 2002 के मध्य 9वीं पंचवर्षीय योजना आई। उसके बाद में 2002 से लेकर 2007 के मध्य 10वीं पंचवर्षीय योजना आई। उसके बाद में 2007 से लेकर 2012 11वीं पंचवर्षीय योजना आई। और जो 12वीं पंचवर्षीय योजना है हमारी वो 2012 से 2017, यानी कि ये लास्ट पंचवर्षीय योजना है 2017 तक। तो ये टोटल हमारे 12 पंचवर्षीय योजना आ चुकी है। ये मैंने आपको क्यों बताया है, ये आपको अगर पता रहेगा तो जो क्वेश्चन हमने पहले सोल्व किया था कि कौन कौन से ऐसे इस्पात उद्योग है जिनकी स्थापना दूसरी पंचवर्षीय योजना तक हुई, तो उसमें वो तीनों के नाम आएंगे, राउरकेला का, भिलाई का और दुर्गापुर का। बोकारो की स्थापना नहीं की गई थी, बोकारो की स्थापना हुई थी 1964 के मध्य। ठीक है ना, तो वो उसमें नहीं आएगा, वो आएगा तीसरी पंचवर्षीय योजना में। क्योंकि देखो ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बोकारो जो इस्पात उद्योग था हमारा, बोकारो इस्पात उद्योग की स्थापना कौन सी पंचवर्षीय योजना के तहत की गई। अब हमें बोकारो का पता है कि बोकारो जो इस्पात उद्योग है इसकी स्थापना कब हुई है, 1964 में हुई है। तो इसका मतलब है कौन सी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आ गई, आपके तीसरी पंचवर्षीय योजना यहाँ पर आपके आ गई। नेक्स्ट हमसे पूछा जा सकता है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के तहत, तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में आपको RBD राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर का नाम आपको ध्यान रखना है। तो ये इस्पात उद्योग के जो क्वेश्चन है ना, ये आपके पंचवर्षीय योजनाओं में जोड़कर आपसे पूछे जा सकते हैं, इसलिए मैंने इनका कालक्रम लिखा है। बाकी अगर बात की जाए तो हमारी जो पहली पंचवर्षीय योजना थी ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। क्वेश्चन कई बार छोटे छोटे हैं लेकिन पूछ लिए जाते हैं। दूसरी जो पहली जो पंचवर्षीय योजना है हमारी, इन सबका एक मॉडल था, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। दूसरी जो पंचवर्षीय योजना थी हमारी ये PC महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरी पंचवर्षीय योजना जो हमारी थी ये आगत निर्गत मॉडल पर आधारित थी। चौथी जो हमारी पंचवर्षीय योजना थी ये AS मान मॉडल पर आधारित थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना में एक चीज और ध्यान रखना है आपको, ये अपने कार्यकाल से 1 वर्ष क्या रही है, कम रही है। इसका कार्यकाल देखिए 5 साल का नहीं है, इसका कार्यकाल 4 साल का ही है इस पंचवर्षीय योजना का। और ये DP धर मॉडल पर आधारित ये पंचवर्षीय योजना है। उसके बाद में हमारे 2 साल का रोलिंग प्लान आ गया। फिर हमारी छठी 7वीं पंचवर्षीय योजना आई। 12वीं जो पंचवर्षीय योजना है इसका उद्देश्य एग्जाम में कई बार पूछा जाता है और इसका उद्देश्य है तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास करना। 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य है तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास करना।
अधिक समावेशी विकास करना, ये 12वीं पंचवर्षीय योजना का जो है आपके उद्देश्य है। ये भी हमसे, इसका उद्देश्य थोड़ा सेम है। इसका है तीव्र और अधिक समावेशी विकास, इसका उद्देश्य है तीव्रतर और अधिक समावेशी विकास। तो ये हमें चीजें ध्यान रखनी है। 10वीं पंचवर्षीय योजना की अगर बात की जाए तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के तहत जो हमारे 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे थे उनको निःशुल्क जो है अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध करवाई गई, ये हमें पता होना चाहिए। तो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो यहाँ से बन जाते हैं, और इस्पात उद्योग से रिलेटेड भी ये क्वेश्चन आपके बनते हैं। तो इस्पात उद्योग, हम लोहा इस्पात उद्योग जो हमने पढ़ा था उसमें से एक लोहा इस्पात उद्योग को पंचवर्षीय योजनाओं में जोड़कर भी आपसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन, अलग से भी आपसे पूछा जा सकता है। अब एक क्वेश्चन और आगे बनता है कि ये जितने भी लोहा इस्पात उद्योग है जो स्वतंत्रता के बाद स्थापित किए गए थे, चाहे से वो राउरकेला हो, भिलाई हो, दुर्गापुर हो या बोकारो हो, इन चारों इस्पात उद्योग पर नियंत्रित करने के लिए, इन चारों इस्पात उद्योग का संचालन करने के लिए कौन से इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी? तो इन चारों का संचालन करने के लिए एक इस्पात उद्योग हमारे बना था जिसका नाम था सेल, SAIL। तो सेल जो था वो इन चारों पर, जिसका नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो उसकी स्थापना की गई थी 1974 में, ताकि इन चारों का क्या कर सके, वो संचालन कर सके। तो वो चीज हम आगे देखते हैं। अब तो आपके हैं राउरकेला इस्पात उद्योग, एक तो आपके हैं राउरकेला इस्पात उद्योग, दूसरा आपके हैं भिलाई इस्पात उद्योग, थर्ड आपके हैं दुर्गापुर इस्पात उद्योग, एंड फोर्थ आपके हैं बोकारो। ये चारों इस्पात उद्योग हमने देखे। तो इन चारों जो इस्पात उद्योग है ना, इनका संचालन करने हेतु स्थापना की गई है सेल की। सेल का पूरा नाम क्या है? स्टील अथॉरिटी, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये इसका पूरा नाम है। सेल की जो स्थापना है वो 1974 में की गई थी। और इसकी स्थापना क्यों की गई है? ये जो चारों इस्पात उद्योग है हमारे, इन चारों इस्पात उद्योगों का संचालन करने हेतु एक जो हमारे उद्योग की स्थापना की गई, जो संस्था की स्थापना की गई थी, उस संस्था का नाम क्या है? सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। 1976 में इसकी स्थापना की गई थी। और ये चार हमारे जो इस्पात उद्योग है, राउरकेला है, भिलाई है, दुर्गापुर है और बोकारो है, इन चारों का संचालन करने हेतु इस संस्था की स्थापना की गई। तो आज की क्लास में हमने देखा कि लोहा इस्पात उद्योग के बारे में हमने पढ़ा, स्वतंत्रता से पहले, स्वतंत्रता के बाद में। लोहा इस्पात उद्योग का पहला कारखाना कुल्टी पश्चिम बंगाल में 1876 में स्थापित किया गया। सेकेंड हमने देखा दूसरा जो लोहा इस्पात उद्योग का कारखाना था वो आपके सांची झारखंड में स्थापित किया गया था 1907 में। सांची का वर्तमान में नाम ही आपके आता है जमशेदपुर, और यहाँ पर जो है जमशेदजी टाटा के द्वारा टिस्को कंपनी की स्थापना की गई थी। और उसके बाद में हमने इसको कंपनी देखी, इंडियन आयरन एंड स्टील कंपनी 1918 में, जिसमें 3 प्लांटों को शामिल किया गया, कुल्टी, हीरापुर और बर्नपुर। उसके बाद में हमने देखा कि लोहा इस्पात उद्योग के अंदर जो स्वतंत्रता के बाद जो स्थापित हुए थे वो कौन कौन से उद्योग थे, जिसमें RBD का नाम और बोकारो का नाम हमने देखा। पंचवर्षीय योजनाओं में उसका किस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो हमने बात कर ली है। और उसके बाद में हमने देखा कि इन चारों संस्थाओं पर जो संचालन करने का जो काम है वो कौन सी संस्था करती है? आपके सेल करती है। उद्योग की हमारी दूसरी क्लास है आज, और कृषि आधारित, पहला हमने लोहा इस्पात उद्योग पढ़ा था इससे पहले। आज हम कृषि आधारित उद्योग पढ़ेंगे, और कृषि आधारित उद्योग के अंदर आज हम पहला उद्योग पढ़ेंगे जिसका नाम है सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग, देखिए सूती वस्त्र उद्योग की जब बात की जाती है तो जो पहला सूती वस्त्र उद्योग का जो कारखाना था, पहला सूती वस्त्र जो उद्योग था हमारे, वो स्थापित किया गया था 1818 के अंदर।
और ये स्थापित हुआ था आपके फोर्ट ग्लास्टर। फोर्ट जो ग्लास्टर है ये पश्चिम बंगाल में आता है, लेकिन ये असफल रहा। पहला जो सूती वस्त्र उद्योग का जो कारखाना था, या पहली जो सूती वस्त्र उद्योग की जो मिल थी, वो 1818 के अंदर फोर्ट ग्लास्टर पश्चिम बंगाल के अंदर स्थापित हुई, लेकिन ये सफल नहीं हो सकी। इसलिए अगर सूती वस्त्र उद्योग की अगर बात की जाए तो पहली जो सफल सूती वस्त्र उद्योग की जो मिल है सूती वस्त्र उद्योग की जो मिल है वो 1854 में मुंबई में स्थापित की गई थी, और इसका जो नाम था वो था मुंबई स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल। मुंबई स्पिनिंग एंड जिनिंग मिल के नाम से ये स्थापित हुई थी, और किसके द्वारा स्थापित की गई थी? के.एन. डाबर के द्वारा। के.एन. का पूरा नाम है कावसजी नारायण डाबर। इनके द्वारा इस मिल की स्थापना की गई थी, और ये सफल मिल थी। क्वेश्चन यही पूछा जाता है, भारत की पहली सफल सूती वस्त्र उद्योग की जो मिल थी वो कब स्थापित की गई? 1854 में। कहां पर स्थापित की गई है? मुंबई में। किस नाम से स्थापित की गई है? तो मुंबई स्पिनिंग एंड जिनिंग कंपनी या मिल के नाम से स्थापित की गई थी। किनके द्वारा की गई है? तो के.एन. डाबर का नाम हमें ध्यान रखना है। और जो सूती वस्त्र उद्योग जो स्थापित करते हैं हम, उसके लिए जो जलवायु उपयुक्त रहती है वो भी ध्यान रखना है, क्योंकि कथनों के अंदर ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो जलवायु उपयुक्त रहती है वो कैसी जलवायु? आर्द्र जलवायु उपयुक्त रहती है। तो सूती वस्त्र उद्योग ये कृषि आधारित उद्योग है, और भारत का सबसे प्राचीनतम उद्योग है। भारत का सबसे प्राचीनतम जो उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग है, ये भी ध्यान रखना है। पहली सूती वस्त्र उद्योग की मिल 1818 फोर्ट ग्लास्टर के अंदर स्थापित की गई थी, लेकिन सफल नहीं रही। फिर उसके बाद में जो भारत की पहली जो सफल सूती वस्त्र उद्योग की मिल थी आपके, वो 1854 में मुंबई में स्थापित की गई। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसके अंदर हम कि हमारा जो भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो सूती वस्त्र उद्योग का जो उत्पादन है वो कहाँ पर होता है, और इसकी मिलें सबसे ज्यादा कहाँ पर है। तो इनकी चर्चा करते हैं हम आगे। नेक्स्ट देखिए, सूती वस्त्र उद्योग की बात हो रही है तो कुछ फैक्ट मैं आपको बता दूं इसके साथ में, जैसे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, और अहमदाबाद को ही पूर्व का बोस्टन भी कहते हैं। एक ही बात है, भारत का मैनचेस्टर कह दो या पूर्व का बोस्टन कह दो, भारत का अहमदाबाद को ही कहा जाता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर की अगर मैं बात करूं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर, ये सब सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित है, तो उत्तर भारत के अंदर आएगा कानपुर। उसी प्रकार से अगर बात की जाए दक्षिण भारत का मैनचेस्टर, तो दक्षिण भारत का जो मैनचेस्टर कहा जाता है वो कहते हैं कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर आपके आता है तमिलनाडु के अंदर। उसके बाद में अगर बात की जाए तो क्वेश्चन पूछा जाता है भारत का कॉटन पोलिस, तो भारत का जो कॉटन पोलिस है वो मुंबई को कहते हैं।
भारत का कॉटन पॉलिश ध्यान रखना है मुंबई। उसके बाद में देखिए क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है कि सूती वस्त्र जो उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक उत्पादन, तो सूती वस्त्र उद्योग का सर्वाधिक जो उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र में होता है, किंतु जो सूती वस्त्र उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग की जो सर्वाधिक मिलें हैं, सर्वाधिक मिल या जो कारखाने हैं वो आपके कोयम्बटूर के अंदर है, तमिलनाडु में। तो ये सब सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित ही है। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को कहते हैं, पूर्व का बोस्टन अहमदाबाद को कहते हैं, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहते हैं, दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं आपकी कोयम्बटूर तमिलनाडु को कहते हैं। भारत का जो कॉटन पॉलिश है, कॉटन मतलब कपड़ा हो गया, वस्त्र हो गया, कॉटन पॉलिश है वो मुंबई को कहते हैं। सूती वस्त्र उद्योग का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र के अंदर होता है, लेकिन ध्यान रखना इसकी जो सबसे ज्यादा मिलें हैं आपके वो कोयम्बटूर के अंदर है, जो तमिलनाडु के अंदर आती है। ठीक है, अगर साथ में अगर हम बात करें यहाँ पर है तो भारत का जो मैनचेस्टर है, सॉरी राजस्थान की अगर मैं बात करूं यहाँ पर, राजस्थान का जो मैनचेस्टर है अगर इसकी हम बात करें तो वो कहते हैं भीलवाड़ा को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद है और राजस्थान का जो मैनचेस्टर है वो है आपके भीलवाड़ा। अगर मैं इससे संबंधित कपास की बात करूं तो कपास का सबसे ज्यादा उत्पादन होता है आपकी गुजरात के अंदर। कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गुजरात के अंदर होता है। ठीक है, तो ये कुछ प्रमुख सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित फैक्ट है। तो सूती वस्त्र उद्योग की पहली मेला आपको ध्यान रखनी है जो केन डाबरी। कथनों में क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा जाता है, पर्सन लिखा हुआ आएगा कि सूती वस्त्र उद्योग से संबंधित कौन सी बात सही है और कौन सी गलत है। फिर उसके अंदर 4 कथन दिए हुए होंगे। तो एक तो आर्द्र जलवायु होनी चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसके लिए। वहां पर कई बार वो जलवायु वाला क्वेश्चन देता है और उसको चेंज कर देता है। तो जलवायु पहली मिल कौन सी थी, किसके द्वारा स्थापित की गई? केन डाबर के द्वारा। कब स्थापित की गई? 1854 में। कहाँ पर स्थापित की गई? मुंबई में। नाम क्या था? मुंबई स्पिनिंग एंड जिनिंग कंपनी के नाम से। ठीक है, तो ये सूती वस्त्र उद्योग के बारे में प्रमुख बातें थी। आगे हम देखते हैं अगला उद्योग हमारा कृषि आधारित, जिसमें हम पढ़ेंगे सेकंड जो उद्योग है रेशम। रेशम उद्योग, देखिए रेशम उद्योग की बात करते हैं तो पहला जो रेशम उद्योग का जो कारखाना है ये जो प्रथम मिल है इसकी वो स्थापित की गई थी हावड़ा के अंदर। हावड़ा आता है कलकत्ता में। पहला जो सूती वस्त्र उद्योग की जो मिल थी या जो कारखाना था वो स्थापित किया गया था हावड़ा कलकत्ता के अंदर। और हावड़ा की तो बात नहीं है, बट बहरामपुर कलकत्ता के अंदर ही इसका जो है अनुसंधान केंद्र भी बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं रेशम जो अनुसंधान केंद्र बना हुआ है वो आपके है तो कलकत्ता के अंदर, लेकिन बहरामपुर के अंदर है, ये कलकत्ता में आता है। इसके अलावा अगर बात करें हम केंद्रीय रेशम बोर्ड की, केंद्रीय रेशम बोर्ड, केंद्रीय रेशम जो बोर्ड है बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, तो ये कुछ बातें हैं, ज्यादा नहीं है रेशम उद्योग के बारे में। आपको ये ज्यादा ध्यान रखना है कि रेशम उद्योग का जो पहला जो कारखाना है वो हावड़ा कलकत्ता में स्थापित किया गया और यहीं पर जो है कलकत्ता में बहरामपुर में हमारे जो है रेशम जो अनुसंधान केंद्र है वो बना हुआ है। और एक हमारे केंद्रीय रेशम बोर्ड है जो आपके बेंगलुरु के अंदर है। ठीक है, रेशम के बाद में देखिए आगे हम बात करते हैं तीसरा जो कृषि आधारित उद्योग है हमारा वो है जूट।
या पटसन जिसको हम कह सकते हैं जूट उद्योग। पहली चीज तो जूट का जो सर्वाधिक उत्पादन होता है वो पश्चिम बंगाल में होता है। जूट का सर्वाधिक उत्पादन पश्चिम बंगाल में होता है। पश्चिम बंगाल को गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है। गोल्डन फाइबर, गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल, पूरा नाम ये कहते हैं गोल्डन फाइबर ऑफ बंगाल। ये कहते हैं पश्चिम बंगाल को। क्यों कहते हैं, इसका रीजन है क्योंकि सबसे ज्यादा जूट का उत्पादन कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल में। लेकिन ध्यान रखना, पहला जो जूट मिल थी हमारे प्रथम जूट जो मिल थी, ये मैं पहले भी बता चुकी हूं, 1855 के अंदर स्थापित की गई है रिसरा के अंदर। और रिसरा, रिसरा है ये, रिसरा आपके आता है कलकत्ता में। रिसरा आपके आता है कलकत्ता में। तो जो पहली हमारी जूट जो मिली थी, पहला जो जूट उद्योग था, जो कारखाना था, वो 1855 में स्थापित किया गया रिसरा, जो कलकत्ता के पास में आता है। लेकिन सबसे ज्यादा उत्पादन इसका कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर होता है, ये ध्यान रखना। फिर उसके बाद में अगर बात करें तो भारतीय जो जूट निगम है, भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 में की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। भारतीय जो जूट निगम है इसकी स्थापना कब की गई है, 1971 में की गई है। और अगर मैं विश्व स्तर पर देखूं, हमारे जूट जो अनुसंधान केंद्र है, भारत की बात नहीं कर रही मैं, अंतर्राष्ट्रीय जो जूट संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय की बात कर रही हूं मैं, अंतर्राष्ट्रीय जूट जो संगठन है इसकी स्थापना ढाका के अंदर की गई है, बांग्लादेश। तो जूट का जो सबसे ज्यादा उत्पादन होता है वो आपके कहाँ होता है, पश्चिम बंगाल के अंदर होता है, ठीक है। और प्रथम जो जूट मिल है वो 1855 में स्थापित की गई है। इसके अलावा भारतीय जो जूट निगम है इसकी स्थापना 1971 में की गई है। अंतर्राष्ट्रीय जो जूट संगठन है ये ढाका कहाँ पर है, बांग्लादेश के अंदर है। तो ये जूट या पटसन के बारे में था। नेक्स्ट बात करते हैं अगला। अगला आपके आता है के अंदर, उसकी चर्चा हम करते हैं। अगला इसमें आपके आता है ऊनी वस्त्र उद्योग। ऊनी वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग की देखो बात करें तो पहला जो ऊनी वस्त्र उद्योग है, पहला ऊनी वस्त्र उद्योग 1976 में स्थापित किया गया है कानपुर के अंदर। ये आपको ध्यान रखना है, पहला जो ऊनी वस्त्र उद्योग है वो आपके कानपुर में स्थापित किया गया है। सॉरी, 1876, 1976 नहीं, 1876 के अंदर। और दूसरा भी ध्यान रख लेना यहाँ पर, दूसरा जो ऊनी वस्त्र उद्योग है हमारे, ये आपके पंजाब के अंदर स्थापित किया गया है, ठीक है। पहला ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है बस, कि पहला जो ऊनी वस्त्र उद्योग था हमारे ये 1876 में स्थापित किया गया था, और दूसरा जो है आपके पंजाब में स्थापित किया गया है, ठीक है। तो ये जो हमने चार उद्योग पढ़े हैं आपके, ये आपके हैं टेक्सटाइल आधारित उद्योग। टेक्सटाइल का मतलब है कृषि आधारित जो हमारे उद्योग है, जिसमें सूती वस्त्र उद्योग हमने देखा, उसके बाद में हमने जो है आपके रेशम उद्योग के बारे में देखा, जूट या पटसन के बारे में देखा, चौथा हमने ऊनी वस्त्र उद्योग के बारे में देखा। तो ये टेक्सटाइल आधारित उद्योग थे। नेक्स्ट हम बात करेंगे एल्यूमिनियम उद्योगों की। तो बात करते हैं नेक्स्ट एल्यूमिनियम उद्योगों की। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है। एल्यूमिनियम उद्योगों की
देखिए, एक तो आपको ये ध्यान रखना है कि भारत का दूसरा सबसे बड़ा, भारत का दूसरा सबसे बड़ा उद्योग नहीं कह सकते इसको हम, धातु उद्योग है। भारत का दूसरा सबसे बड़ा ये धातु उद्योग है, एल्यूमिनियम उद्योग। एल्यूमिनियम उद्योग की अगर बात करें तो इसकी जो स्थापना है, पहली बार एल्यूमिनियम उद्योग की अगर स्थापना की अगर मैं बात करूं तो इसकी स्थापना आपकी की गई थी आपके जेके नगर के अंदर। एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना जेके नगर के अंदर की गई थी, पहला एल्यूमिनियम उद्योग। और जेके नगर के अंदर इसकी स्थापना की गई थी 1937 के अंदर। जेके नगर, जेके नगर कहां पर आता है? पश्चिम बंगाल के अंदर, यहां इसकी स्थापना की गई थी। फिर इसके तहत जो है कई सारे एल्यूमिनियम उद्योगों की स्थापना की गई है, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो पहला एल्यूमिनियम उद्योग था जो जेके नगर के अंदर स्थापित किया गया था 1937 में पश्चिम बंगाल में। अब इसके अंदर जो है कौन कौन से उद्योगों की स्थापना की गई है तो उनकी हम बातें कर लेते हैं आगे। इसके अंदर देखो, सबसे पहले जो आया हमारे उसका नाम था इंडाल्को, INDALCO, इंडाल्को, इंडियन एल्यूमिनियम उद्योग। इंडाल्को का आपका ध्यान रखना है, इंडियन यानी कि हम हिंदी में कह सकते हैं इसको भारतीय एल्यूमिनियम प्लांट कह दो या भारतीय एल्यूमिनियम प्लांट लिमिटेड कह दो, कंपनी कह दो, कुछ भी कह दो, इसको इंडाल्को के नाम से जानते हैं, इंडाल्को। और इसकी स्थापना की गई थी 1938 में। पहला एल्यूमिनियम उद्योग 1937 में स्थापित किया गया था। फिर इसके अंदर जो इसकी कई सारे प्लांट स्थापित किए गए थे इसके अंदर, तो ये हम जानकारी करते हैं। तो प्लांट में पहला आएगा इंडाल्को के नाम से, भारतीय एल्यूमिनियम प्लांट लिमिटेड के नाम से 1938 के अंदर जो है इसकी स्थापना की गई थी, ये आपको ध्यान रखना है। और कहाँ की गई थी? हीराकुंड के अंदर की गई थी, जो आपके उड़ीसा में आता है। हीराकुंड के अंदर की गई थी, जो आपके आता है उड़ीसा के अंदर। तो ये इंडाल्को के नाम से क्या हुआ था? स्थापित किया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं दूसरा कौन सा है। दूसरा इसके अंदर आया था हिंडाल्को, ये इंडाल्को है, ध्यान रखना। दूसरा आया था हिंडाल्को, हिंदुस्तान, एच से क्या बन गया? हिंदुस्तान। तो हिंदुस्तान एल्यूमिनियम प्लांट लिमिटेड, ठीक है ना, इस नाम से। और इसकी स्थापना की गई है आपके 1958 के अंदर। और कहां पर की गई है? रेणुकूट आता है यूपी के अंदर। तो हिंडाल्को की जो स्थापना है, इसको शॉर्ट में हम कह सकते हैं हिंडाल्को, हिंडाल्को, ठीक है। हिंदुस्तान, एच आते हिंदुस्तान, आई आती क्या बन गया? इंडियन यानी कि भारतीय बन गया। तो ये दूसरा था 1958 में, रेणुकूट यूपी के अंदर इसकी स्थापना की गई है। हिंडाल्को के बाद में देखो हम बात करते हैं मालको, मालको, मालको एम से ध्यान रखना है, मद्रास, मद्रास एल्यूमिनियम प्लांट लिमिटेड। इसकी स्थापना की गई है 1965 में। और इसकी स्थापना कहाँ की जाएगी? मद्रास के अंदर, ठीक है ना। तो ये आपके दूसरा हो गया मालको, सॉरी, बट इसकी स्थापना मद्रास में नहीं होगी, जहाँ मुझे ऐसा लगता है ना कि यहाँ कुछ गलती होने हो सकती है। इसकी स्थापना की जाएगी मैसूर के अंदर, जो आपके आएगा कर्नाटक में। तो एक तो आया इंडाल्को, एक आया हिंडाल्को,
ए कौन सा आ गया, माल को। अगला देखते हैं कौन सा आता है। 3 हो गए। चौथा बाल को। बाल को बी से बन गया यहाँ पर भारतीय। भारतीय वही आपके एल्यूमिनियम लिमिटेड, प्लांट लिमिटेड। बी से यहाँ पर क्या बन गया, भारतीय। ऐसे हिंदुस्तान में से मद्रास, और बी से क्या बन गया यहाँ पर, भारतीय। इसकी स्थापना भी आपकी 1965 में की गई है। और कहाँ पर की गई है इसकी स्थापना, तो इसकी स्थापना की गई है कोरबा के अंदर। कोरबा आपके आता है छत्तीसगढ़ में। कोरबा कहाँ आता है आपके, छत्तीसगढ़ में। तो ये बन गया बाल को। 5th नंबर पे देखो नाल को। हाँ, नेशनल एल्यूमिनियम प्लांट लिमिटेड। तो ये बन गया आपके नाल को। 1981 के अंदर इसकी स्थापना की गई है उड़ीसा में। ठीक है, तो ये आपके प्रमुख जो है एल्यूमिनियम उद्योग थे। कौन कौन से थे, अब इनको मैं ट्रिक के साथ में आपको बताऊंगी तो आपको एक बार में ही याद हो जाएंगे। अब ये याद नहीं हुए आपको, अभी ट्रिक में देखना सारे के सारे एक साथ याद होंगे। ये 4-5 जो भी है एल्यूमिनियम उद्योग के, देखो आपको ट्रिक क्या ध्यान रखनी है। ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एक साइड में इनके नाम आ जाएंगे से हिंडाल्को, बाल्को, नाल्को। सबको ऐसे याद कैसे करे, कई बार गलतियां भी हो सकती है। तो इसके लिए एक ट्रिक बनाई है मैंने। एक लड़की है जिसका नाम है हेमा, तो आपको ध्यान रखना है आई हिमा बानो। कौन आई, हिमा बानो। आई हिमा बानो, ये आपको ध्यान रखना। आई का मतलब इंडाल्को हो गया, आई से इंडाल्को। ठीक है, ही से आप क्या बन गया, हिंडाल्को। आगे तो आप ही समझ गए होंगे। माँ से बन गया माल को, बा से बन गया बाल को, और ना से आपके बन गया नाल को। इस प्रकार से कौन आ गई, हिमा आई हिमा बानो। इसको मैं यहां से हटा देती हूँ। ये नाल को बन गया। ठीक है, एक साथ नाम तो याद हो गया हमें। कौन आ गई, हिमा बानो आ गई। अब आपको कैसे ध्यान रखना है, जब एल्यूमिनियम उद्योग की स्थापना की गई थी 1937 में पहली बार, तो उसके 1937 में पहली बार जब इसकी स्थापना की गई तो उसके 1 साल बाद में कौन आई, हिमा बानो आई। तो आई 1938 में आ गई, हिमा आ गई, आई। तो मतलब इंडाल्को की स्थापना कब हो गई, 1938 में। इनका ऐसे ध्यान रखना है आपको। 1965 में, सॉरी 1958 में, इसकी 1958 में, 1965 में, 1965 में, और 1981 में। तो ऐसे ध्यान रख लेना। 38 में तो आ गई, 37 में उद्योग की स्थापना की गई, 38 में इंडाल्को आ गई। फिर 65, 65, 81, 58, 65, 65, 81। ध्यान रखना है 58, 65, 65, 81, जो याद रह जाएगा। आई हिमा बानो कब आई, 1938 में, और 1937 में पहला एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित किया गया था। और उसके बाद में आपको हिंडाल्को, माल्को, बाल्को ये नाम है ध्यान रखने हैं। ठीक है ना, तो ये आपके उद्योग की शुगर की अगर हम बात करते हैं, देखिए सर्वाधिक अगर मैं बात करूं, सर्वाधिक चीनी का उत्पादन, या अगर हम बात करें सर्वाधिक चीनी के कारखाने,
चाहे से चीनी के उत्पादन की बात हो, चाहे से कारखानों की बात हो। सबसे ज्यादा चीनी का जो उत्पादन होता है वो कहाँ होता है? आपके महाराष्ट्र के अंदर होता है। ठीक है, इसके बाद में अगर बात करें तो जब चीनी की बात हो रही है यहाँ पर, गन्ने की बात तो जरूर होगी। इसी के अंदर अगर मैं बात करूं, खैर हमने ये चीज पहले पढ़ ली थी, सर्वाधिक जो गन्ना उत्पादन है, गन्ना क्यों बताया? क्योंकि मैंने अभी गुड़ का भी नाम लिया था कि चीनी के स्थान पर हमें ज्यादा से ज्यादा हो सके गुड़ का प्रयोग करना चाहिए। तो चीनी तो हमने बात कर ली है, चीनी किससे बनेगी? गन्ना से तो चीनी बनती है, इसलिए हम गन्ना की भी बात करेंगे और गुड़ की भी बात करेंगे। तो देखो, सर्वाधिक जो गन्ने का उत्पादन है, सर्वाधिक जो गन्ना का उत्पादन है वो होता है आपके यूपी के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश में। चीनी का सर्वाधिक उत्पादन और चीनी के सर्वाधिक कारखाने तो है महाराष्ट्र के अंदर। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन आपके होता है यूपी के अंदर। साथ ही अगर मैं गुड़ की बात करूं, सर्वाधिक गुड़ का उत्पादन, उसमें भी आपको ध्यान रखना है यूपी। सर्वाधिक गुड़ में भी आपको क्या ध्यान रखना है? यूपी का नाम आपको ध्यान रखना है। ठीक है, प्रथम जो चीनी की सफल जो मिल थी भारत की, राजस्थान की बात नहीं कर रही मैं, भारत की पहली, भारत की, वो राजस्थान की है, भारत की पहली सफल चीनी मिल, भारत की पहली सफल मिल चीनी की स्थापित की गई थी। कहां पर है? बिहार के अंदर। और बिहार में इसकी स्थापना की गई थी 1903 के अंदर। ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है। बिहार के अंदर पहली जो सफल जो हमारे चीनी मिल थी, इसकी स्थापना 1903 में। तो चीनी का सर्वाधिक उत्पादन कारखाने महाराष्ट्र के अंदर, गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन गुड़ का आपके यूपी के अंदर, और भारत की पहली सफल जो चीनी मिल है वो आपकी स्थापित की गई है बिहार के अंदर 1903 के अंदर। ठीक है, आगे बात करते हैं। चीनी के बाद में अगला जो उद्योग हम पढ़ेंगे वो आपके आता है सिलेबस के अंदर, सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग, देखिए सीमेंट उद्योग की अगर हम बात करें तो प्रश्न पहला ये पूछा जाता है, एक तो अगर मैं विश्व की बात कर लूं आप लोगों से, तो पहली बार जो सीमेंट उद्योग की जो फैक्ट्री थी वो आपके इंग्लैंड के अंदर स्थापित की गई थी 1824 के अंदर। ठीक है, लेकिन अगर मैं भारत की बात करूं, भारत की अगर मैं बात करूं तो भारत में पहला जो सीमेंट उद्योग का जो कारखाना था वो राजस्थान की बात है। भारत में पहला, भारत का पहला सीमेंट उद्योग जो कारखाना है ये 1904 में स्थापित किया गया था मद्रास के अंदर। 1904 मद्रास में स्थापित किया गया था। वो जो आप बार बार बात कर रहे हो ना, वो राजस्थान की बात है। और वैसे राजस्थान की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर नोट में आप ध्यान रख सकते हो, अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो पहला जो सीमेंट उद्योग का कारखाना था वो लाखेरी के अंदर स्थापित किया गया था। लाखेरी आता है बूंदी के अंदर, एससीसी सीमेंट के नाम से। तो राजस्थान का पहला था। ये भारत के पहला जो सीमेंट उद्योग है उसकी बात हो रही है जो 1904 के अंदर स्थापित किया गया था। लेकिन ये क्या रहा था? ये असफल रहा था। ये आपको ध्यान रखना है, ये क्या रहा था? असफल। अब ये असफल रहा तो फिर सफल कौन सा रहा, तो उसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं। तो भारत का जो पहला सफल जो सीमेंट उद्योग का जो कारखाना था, सफल कारखाना, वो आपके मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था। कहाँ पर स्थापित हुआ था? मध्य प्रदेश के अंदर। और मध्य प्रदेश के अंदर जो इसकी स्थापना की गई थी वो 1912 के अंदर की गई थी। मध्य प्रदेश के अंदर इसकी स्थापना कब की गई थी? 1912 के अंदर। ये सफल था। तो सीमेंट उद्योग का पहला सफल कारखाना तो मध्य प्रदेश में स्थापित हुआ था 1912 में, सफल रहा था। और ये कैसा रहा था? असफल रहा था।
वैसे अगर मैं भारत के अंदर बात करूं, भारत का तो सीमेंट उत्पादन में दूसरा स्थान आता है, पहला स्थान चीन का आता है। सीमेंट के उत्पादन में भारत का जो स्थान है, भारत का स्थान आता है दूसरा, पहला स्थान चीन का आता है। और भारत के अंदर अगर सीमेंट उत्पादन की बात करूं मैं, तो भारत में सीमेंट उत्पादन का, भारत के अंदर सीमेंट उत्पादन का सर्वाधिक उत्पादक जो राज्य हैं उसमें नाम आता है राजस्थान का। भारत का तो विश्व में दूसरा स्थान है और भारत के अंदर राजस्थान का स्थान कौन सा है, पहला स्थान आता है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर आपसे पूछ लें कि भारत में सीमेंट उद्योग के सर्वाधिक कारखाने कहाँ पर, उत्पादन तो राजस्थान में होता है भारत में, लेकिन भारत के अंदर सीमेंट के सर्वाधिक कारखाने कौन से राज्य में, तो कारखानों में नाम आता है आंध्र प्रदेश का। कारखाने सब ज्यादा आंध्र प्रदेश में है, उत्पादन होता है राजस्थान के अंदर। तो यहाँ उत्पादन होता है और कारखाने कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में। यहाँ है कारखाने, कारखानों में आंध्र प्रदेश का नाम आएगा, उत्पादन में राजस्थान का। भारत का स्थान पूछे तो दूसरा स्थान आएगा। पहला जो सीमेंट उद्योग का कारखाना था वो 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया था, लेकिन असफल रहा। और पहला जो सफल सीमेंट उद्योग का कारखाना था वो मध्य प्रदेश में 1912 में स्थापित किया गया था। विश्व में पहली बार सीमेंट उद्योग की जो फैक्ट्री थी वो इंग्लैंड का एक शहर आता है जिसका नाम है पोर्टलैंड शहर, वहां पर स्थापित किया गया था 1824 के अंदर। वो विश्व की बात है कि पहली बार सीमेंट उद्योग की स्थापना कहाँ की गई थी, 1824 में की गई थी, इंग्लैंड के अंदर की गई थी। और इंग्लैंड के अंदर भी एक शहर आता है जिस शहर का नाम है पोर्टलैंड शहर, तो यहाँ पर ये स्थापित किया गया था। ये कुछ बातें हैं सीमेंट उद्योग के बारे में, वो आप लोग ध्यान रख लेना, ठीक है। आज अगला हमारा जो उद्योग है पेट्रोलियम उद्योग। देखिए पेट्रोलियम उद्योग की जब बात आती है तो अगर मैं बात करूं, पहला जो पेट्रोलियम, पहला जो पेट्रोलियम उद्योग या हम कह सकते हैं तेल कुआं, ये स्थापित किया गया था 1889 के अंदर आपके डिगबोई असम में। पहला जो तेल कुआं है, भारत का पहला जो तेल कुआं है वो आपके 1889 के अंदर डिगबोई असम के अंदर स्थापित किया गया। उसके बाद में अगर बात की जाए तो पहली जो रिफाइनरी है हमारे पेट्रोलियम जो रिफाइनरी है, पहली पेट्रोलियम रिफाइनरी, ये भी आपके असम के अंदर स्थापित की गई है 1903 के अंदर। पहली हमारी भारत की जो पहली तेल रिफाइनरी है वो भी असम में स्थापित है। पहला तेल का कुआं भी कहाँ पर स्थापित हुआ था, असम के अंदर। अगर बात की जाए भारत की सबसे बड़ी, भारत की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी, भारत की सबसे बड़ी जो तेल रिफाइनरी है वो है आपके जामनगर रिफाइनरी। और जामनगर जो रिफाइनरी है ये गुजरात के अंदर है। और ये जो जामनगर रिफाइनरी है ये रिलायंस इंडस्ट्रीज, रिलायंस कंपनी के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई है, रिलायंस इंडस्ट्रीज के अंदर ही आती है। तो भारत की जो सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है वो है जामनगर रिफाइनरी। जामनगर रिफाइनरी गुजरात के अंदर है और ये रिलायंस कंपनी या रिलायंस इंडस्ट्रीज के द्वारा स्थापित की गई थी। पहला जो है कुआं, अगर रिफाइनरी और आपसे पूछे, दोनों ही असम के अंदर है। आगे देखो बात करते हैं तो इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी
निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी, वो भी जामनगर रिफाइनरी है जो गुजरात के अंदर है। जबकि अगर मैं सार्वजनिक क्षेत्र की बात करूं, भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी और निजी क्षेत्र की रिफाइनरी दोनों एक ही है, जामनगर रिफाइनरी जो गुजरात के अंदर स्थापित है। यदि हम सार्वजनिक क्षेत्र की यहाँ पर चर्चा करें, सार्वजनिक क्षेत्र की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी आपकी आएगी, वो आपकी आ जाएगी कोच्चि रिफाइनरी। कोच्चि जो रिफाइनरी है आपके, ये केरल के अंदर है। तो ये सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। तो दो बातें आपको ध्यान रखनी है, निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी और भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी एक ही है। बाकी सार्वजनिक क्षेत्र की जो सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो आपकी कोच्चि रिफाइनरी, जो कहाँ पर आपके केरल के अंदर। अब पेट्रोलियम उद्योग की जब चर्चा कर रहे हैं तो इसके अंदर जो है हम कुछ और उद्योगों की स्थापना की बात करेंगे जो इसके तहत स्थापित किए गए हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, ऑयल एंड नेचुरल गैस जो है पेट्रोलियम उद्योग आपके आपके जो है क्या नाम से है, बीपीसीएल का नाम सुना होगा आपने, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो उन उद्योगों की हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जिसके तहत स्थापित किए गए थे। सबसे पहले देखो हम बात करते हैं बीपीसीएल की। बीपीसीएल, बीपीसीएल का अगर पूरा नाम देखें, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये बीपीसीएल का पूरा नाम है और इसकी जो स्थापना की गई है वो की गई है आपके 1952 के अंदर स्थापना की गई है इसकी। और अगर इसकी चर्चा करें तो इसके तहत जो है, एक तो आपके मुंबई रिफाइनरी और दूसरी आपके कोच्चि रिफाइनरी जो सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी है। ये दोनों रिफाइनरियां जो है ये आपके मुंबई के अंदर आ गई, कोच्चि केरल के अंदर आ गई। ये दोनों रिफाइनरियां आपके जो है बीपीसीएल के द्वारा ही स्थापित की गई है। तो बीपीसीएल का पूरा नाम है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, केरल के अंदर है ये, केरल के अंदर है ये। और जो है स्थापना 1952 में की गई। मुंबई रिफाइनरी और कोच्चि रिफाइनरी दोनों इसके अंदर आती है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं बीपीसीएल के बाद में ओएनजीसी। ओएनजीसी, देखो ओएनजीसी की अगर चर्चा करें तो इसका पूरा नाम है ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी। ओएनजीसी का पूरा नाम है आपके ऑयल एंड नेचुरल गैस कंपनी, ठीक है। और इसकी जो स्थापना की गई है आपके, वो की गई है 1956 के अंदर इसकी स्थापना की गई है। और एक क्वेश्चन इसमें ध्यान रखना, ये प्राकृतिक जो गैस है हमारे, नेचुरल, नाम ही क्या लिखा हुआ है, नेचुरल गैस। तो जो हमारा जो प्राकृतिक गैस है उसकी सबसे बड़ी ये कंपनी है, ये आपको ध्यान रखना है। प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी कंपनी है ये ऑयल एंड नेचुरल गैस, ठीक है, ओएनजीसी। नेक्स्ट बीपीसीएल या ओएनजीसी के बाद में अगर इसकी चर्चा करें हमें, तो इसके अंदर जो आती है वो आती है आईओसीएल। आईओसीएल का पूरा नाम हो गया इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड।
IOCL का पूरा नाम है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, ठीक है। और इसकी स्थापना की गई है आपके 1959 के अंदर। IOCL की स्थापना जो की गई है वो आपके 1959 के अंदर की गई है। ONGC आपकी हो गई आगे प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी कंपनी हो गई, तेल एवं प्राकृतिक गैस, तेल भी आ जाएगा इसके अंदर। तेल व प्राकृतिक गैस की जो सबसे बड़ी कंपनी है वो आपकी हो गई ONGC, BPCL हो गई, एक IOCL हो गई। नेक्स्ट देखते हैं अगली, तो आती है इसमें HPCL। HPCL का पूरा नाम आ गया हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL। HPCL की अगर शुरुआत की बात करें तो 1974 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। और ये जो है सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी, या हम कह सकते हैं महारत्न, सबसे बड़ी महारत्न कंपनी है, ठीक है। HPCL की अगर चर्चा करें तो हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL की स्थापना हुई आपके 1974 में, और ये सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी क्या है कंपनी है। इसके अलावा देखो अगर चर्चा करें हम तो पेट्रोलियम उद्योग के अंदर हमारे कई सारी कंपनियां और भी स्थापित हैं, जैसे कि मिनी रत्न कंपनी है, नवरत्न कंपनी है, महारत्न कंपनियां हैं, ठीक है। बट इतना वो एग्जाम में से पूछा नहीं जाता उनके बारे में, तो आप लोग इनके बारे में, चार के बारे में आप ध्यान रखना और इनकी स्थापना भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा वैसे अगर बात करें तो जैसे कि सेल आता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं, इसके बारे में, सेल के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं। और गेल आता है किसी तरीके से, एक भेल आता है इसी तरीके से, ठीक है ना। तो ये सेल, भेल, गेल, ऐसे और भी कई सारी कंपनियां हैं बट इतना आता नहीं। ये सब आपके जो है 11 कंपनियां हैं टोटल जो मिनी रत्न कंपनियों में आती है। बाकी चार का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर चर्चा करें आगे, इसमें बात करें हम लोग पेट्रोलियम उद्योग के बाद में, तो मैं आपको थोड़ा सा उर्वरक उद्योग के बारे में बता दूं। कई बार इनकी ऐसे पूछ लेते हैं कि पहला, भारत का पहला जो रासायनिक जो उर्वरक उद्योग है वो कहाँ पर स्थापित किया गया, कब स्थापित किया गया। तो भारत का जो पहला रासायनिक जो उर्वरक उद्योग है वो 1906 के अंदर स्थापित किया गया था, रानीपेट के अंदर। रानीपेट आपके आता है तमिलनाडु के अंदर। तो भारत का पहला जो रासायनिक उर्वरक उद्योग है वो 1906 के अंदर स्थापित किया गया था रानीपेट में, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा देखो अगर हम बात करें, थोड़ा सा मैं ऐसे कागज के बारे में आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। देखो ज्यादातर जिसकी पहली मिल स्थापित की गई ना वो हमेशा ही असफल रही है, दूसरी मिल जो स्थापित की गई है वो हमेशा सफल रही है। लेकिन कागज उद्योग के बारे में आपसे प्रश्न पूछा जाता है, भारत का पहला अखबारी कागज, भारत का पहला जो अखबारी कागज था, अखबारी कागज की अगर बात करें तो 1947 में इसकी शुरुआत हुई थी नेपानगर। ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है। कागज उद्योग के बारे में आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि भारत का पहला जो अखबारी कागज है वो 1947 नेपानगर मध्य प्रदेश के अंदर आता है, वहां से इसकी शुरुआत की गई थी। तो रासायनिक उर्वरक उद्योग, कागज उद्योग आप लोग ध्यान रखना। इसके बाद में देखो अगर हम चर्चा करते हैं तो बात आती है हमारे सेज के बारे में। उद्योगों में अगला है सेज।
सेज का पूरा नाम है स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हम कह सकते हैं विशेष आर्थिक क्षेत्र। सेज क्या होता है? देखो, एक ऐसा क्षेत्र होता है में तमाम सुविधाएं हमें दी जाती है, विद्युत की, जल की, गैस की, सबकी, खनन की, निर्माण, विनिर्माण, सभी सुविधाएं इसके अंदर होती है। ये क्षेत्र घोषित कर जाता है कि ये वाला क्षेत्र जो है सेज के अंदर आएगा। ये टैक्स फ्री क्षेत्र होता है, इसमें किसी प्रकार का, जो सेज के अंदर जो भी कंपनियां स्थापित की गई है वो शुल्क मुक्त होती है, टैक्स फ्री होती है, इन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं लगाया जाता। इसके अलावा सेज जो एरिया है, इसके अंदर जो भी कंपनी, जो भी उद्योग अगर आप स्थापित करोगे तो उसके लिए आपको विशेष छूट भी प्रदान की जाती है। तो सेज की अगर बात करें, एक विशेष आर्थिक स्पेशल इकोनॉमिक जोन हो गया, जो रिको के द्वारा निर्धारित कर दिया गया कि ये जो है सेज का एरिया होगा। अब आप इसमें कुछ भी उद्योग अपना स्थापित कर सकते हो। एक तो वो टैक्स फ्री रहेगा, शुल्क मुक्त रहता है, एक तो ये ध्यान रखना है आपको। और एक जो है इसमें विशेष जो है छूट भी प्रदान की जाती है इस एरिया के अंदर, जो भी उद्योग आप स्थापित करोगे। सेज की अगर बात करें तो सेज की जो अवधारणा है, सेज की अवधारणा ये चीन से ली गई है। सेज की अवधारणा जो है ये चीन से ली गई है, सेज की अवधारणा भारत के अंदर। और सेज जो अगर बात करें नीति, क्वेश्चन कहाँ से बनेंगे? क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे। सेज नीति कब आई? 2000 के अंदर। जबकि सेज जो अधिनियम था, सेज अधिनियम, यह आया 2005 के अंदर। और तीसरा आता है कि इसको लागू कब किया गया? तो इसको लागू किया गया 2006 के अंदर। ये आपको तीनों बातें ध्यान रखनी है। सेज नीति कब घोषित हुई? आपके 2000 के अंदर। अधिनियम आया 2005 के अंदर, और इसको लागू किया गया आपके 2006 के अंदर। सेज क्या है? स्पेशल इकोनॉमिक जोन। अवधारणा इसकी ली गई है चीन के द्वारा। सबसे ज्यादा अगर भारत के अंदर में बात करूंगी, सबसे ज्यादा सेज कहां पर है, यानी कि स्पेशल इकोनॉमिक जो क्षेत्र रिको के द्वारा जिनकी स्थापना की गई है, तो सर्वाधिक सेज वाला जो राज्य है वो आता है तेलंगाना। भारत में सबसे ज्यादा जो सेज वाला जो राज्य है, जहां पर सर्वाधिक सेज स्पेशल इकोनॉमिक क्षेत्र घोषित किए गए हैं, वो आपकी तेलंगाना है। इसके अलावा अगर बात की जाए कि भारत में पहली बार जो सेज था उसकी स्थापना कहाँ की गई थी, भारत के अंदर कहाँ की गई थी, तो पहला भारत के अंदर जो पहला जो सेज था वो कांडला के अंदर स्थापित किया गया था, जो आता है आपके गुजरात के अंदर। भारत का पहला सेज तो कांडला के अंदर है, गुजरात में। सबसे ज्यादा सेज जो क्षेत्र वाला राज्य है वो है आपके तेलंगाना। सेज की जो अवधारणा ली गई है वो ली गई आपके चीन से। सेज नीति आपके आई 2000 में, सेज अधिनियम आया 2005 में, और सेज को लागू किया गया 2006 में। इसके अलावा कोई क्वेश्चन इतना आता नहीं है, पूछा नहीं जाएगा। ये मेन क्वेश्चन है जो मैंने आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग बता दिए हैं। अब आगे हम देखते हैं और इसमें क्या क्या है औद्योगिक विकास में हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो देखिए, हमारे आती है अगली औद्योगिक नीतियां। औद्योगिक नीति, इनकी बात कर लेते हैं हम कि भारत की जो औद्योगिक नीतियां हैं वो कौन कौन सी है, अब तक कितनी औद्योगिक नीतियां आ चुकी है। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है। तो देखिए, मैं बात कर लूं अगर पहली औद्योगिक नीति, पहली औद्योगिक नीति की अगर हम बात करें, यहाँ पर है पहली औद्योगिक जो नीति है, और कुछ
खास बात अगर इनके बारे में होगी तो वो भी मैं आपको यहाँ पर बता दूंगी। पहली जो औद्योगिक नीति है आपकी वो आई थी आपके 1948 के अंदर। पहली औद्योगिक नीति आपकी कब आई थी? 1948 के अंदर आई थी। और ये जो पहली औद्योगिक नीति है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, और इस औद्योगिक नीति के अंदर जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया। मिश्रित अर्थव्यवस्था पर इसमें जोर दिया गया, ये भी आपको ध्यान रखना है। पहली औद्योगिक नीति भारत की 1948 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, और मिश्रित अर्थव्यवस्था पर इस औद्योगिक नीति में जोर दिया गया। सेकंड अगर देखो, अगर हम बात कर ले यहाँ पर है, दूसरी औद्योगिक नीति हमारी आई थी 1956 के अंदर। दूसरी औद्योगिक नीति आपकी आई 1956 में, भारत की दूसरी औद्योगिक नीति। और जो भारत की दूसरी औद्योगिक नीति है यह आपके महान लोबिस नेहरू मॉडल पर आधारित थी। महान लोबिस नेहरू मॉडल पर आधारित दूसरी औद्योगिक नीति। पहली आ गई 1948 में और दूसरी आ गई 1956 के अंदर। आगे देखते हैं अगली तीसरी औद्योगिक नीति। तीसरी औद्योगिक नीति की अगर बात करें तो यह आई थी 1977 में। तीसरी औद्योगिक नीति कब आई आपकी? 1977 में। कोई इतनी कोई खास बात नहीं है, कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जाता आज के। पहली औद्योगिक नीति कब और कोई मॉडल है, कोई खास बात तो ध्यान रखनी है, बाकी तीसरी में से कोई क्वेश्चन ऐसे पूछा नहीं जाएगा। चौथी औद्योगिक नीति, चतुर्थ औद्योगिक नीति कब आई भारत की? 1980 के अंदर, ठीक है। पांचवी औद्योगिक नीति आई आपके 1990 के अंदर, और आई छठी औद्योगिक नीति 1991 में। अब ये नवीनतम औद्योगिक नीति है। ये जो कैसी औद्योगिक नीति है आपकी? नवीनतम औद्योगिक नीति है। और ये जो औद्योगिक नीति है पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा ये औद्योगिक नीति लाई गई, और इसमें विशेष रूप से उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण पर जोर दिया गया। तो नवीनतम जो औद्योगिक नीति है भारत की, 6 औद्योगिक नीति आ चुकी है। नवीनतम जो औद्योगिक नीति है वो आई थी 1991 में, और पीवी नरसिम्हा राव सरकार के द्वारा। और ये जो है ना, इसके अंदर ये ध्यान रखना है कि इसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण पर जो है विशेष रूप से जोर दिया गया। और भी इसके बारे में बातें हैं जो आगे देखते हैं। नई औद्योगिक नीति के तहत हमारी नई जो औद्योगिक नीति है 1991, इसमें और भी कुछ बातें हैं। उदारीकरण, वैश्वीकरण ये तो है, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा देखो, ये जो औद्योगिक नीति हमारी आई तो इसके अंदर जो है हमारे कुछ उद्योग ऐसे हैं जो केंद्र सरकार के अधीन किए गए, आरक्षित उद्योग जिनको हम कह सकते हैं, जिनकी संख्या पहले 8 थी लेकिन वर्तमान में 2 ही है। एक तो ये आरक्षित उद्योगों की संख्या इसमें कम की गई। रिजर्व उद्योग जिनको हम कह सकते हैं केंद्र सरकार के अधीन जो आएंगे, तो
ये वर्तमान में, पहले 8 थे, वर्तमान में 2 है, और पहले ये 8 थे। पहले ये कितने थे? 8, और वर्तमान में ये 2 है। वर्तमान में 2 कौन कौन से हैं? एक तो आपके आता है परिवहन, और सेकंड आपके आती है रेल सेवा। हाँ, ये नई हमारी जो औद्योगिक नीति आई, इसके तहत परिवहन और जो रेल सेवा है, ये 2 ही आरक्षित उद्योग है। पहले 8 थे, अभी कितने हैं? 2। एक तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है जो इसके तहत काम हुआ। दूसरा, इस औद्योगिक नीति के तहत क्या हुआ? हमारे उद्योगों में लाइसेंस की सुविधा प्रदान की जाती है उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए। लाइसेंस का मतलब होता है छूट प्रदान करना। लाइसेंस का मतलब क्या होता है? छूट प्रदान करना। तो लाइसेंस की सुविधा प्रदान की जाती है। तो पहले 18 उद्योग थे, पहले 18 उद्योग ऐसे थे जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। कोई भी उद्योग धंधा अगर हम स्थापित करेंगे 18 में से, तो हमें किसकी जरूरत होगी? लाइसेंस की। किंतु वर्तमान में ये जो औद्योगिक नीति आई, तब से क्या हुआ? वर्तमान में 5 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता है। वो 5 कौन कौन से हैं? ठीक है, तो नई औद्योगिक नीति जो हमारी आई, एक तो ये चीज ध्यान रखनी है। दूसरी ये 18 उद्योग थे पहले जिनमें लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। वर्तमान में 5 ही उद्योग ऐसे हैं जिनको स्थापित करने के लिए हमारे पास लाइसेंस होना जरूरी है। बिना लाइसेंस के हम उनको स्थापित नहीं कर सकते। और वो भी कैसे उद्योग है? जिनसे जनता को हानि हो सकती है, दूसरों को हानि हो सकती है। अब हानि किस किस से होगी? जैसे कि मान लो बारूद से बना हुआ कोई उद्योग होगा, उससे हानि हो सकती है। इलेक्ट्रॉनिक सामान मान लो, मादक पेय पदार्थ मान लो, तंबाकू से निर्मित पेय पदार्थ मान लो। तो ऐसे उद्योगों के लिए हमें लाइसेंस की आवश्यकता होती है। तो देखते हैं वो कौन कौन से हैं 5 उद्योग। पहला आप क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक सामान से बनी वस्तुएं। सेकंड इसमें आ जाएगा बारूद से निर्मित। बारूद से निर्मित वस्तुएं। थर्ड इसमें आ जाएगा मादक पेय पदार्थ। मादक पेय पदार्थ का मतलब अल्कोहल, शराब वगैरह ये जो होते हैं ना, इनके लिए। शराब के, दारू के ठेके छूटते हैं, दारू के ठेके खुलते हैं, तो उनके लिए लाइसेंस की जरूरत होती है। बिना लाइसेंस के आप ठेका नहीं खोल सकते। तंबाकू और खतरनाक रसायन। आप इसमें तंबाकू के साथ साथ में चाहे से वो बीड़ी का हो, चाहे से आपकी जो है माचिस होगी, यहाँ पर बारूद के अंदर आ गई माचिस हो गई, यहाँ तंबाकू के साथ बीड़ी हो गई, फटाका की सोप हो गई। जो दीपावली के ऊपर जो हम फटाका की तो दुकान लगाते हैं, में आपके कई सारे फटाके होते हैं, तो उनके लिए भी हमें लाइसेंस, तो वो सब बारूद से बनते हैं, ठीक है ना, तो वो इसी के अंदर आ गए। तो इनसे निर्मित जो भी वस्तुएं होगी, जो भी XYZ इलेक्ट्रॉनिक जो सामान आ गए, वो बारूद से जो भी वस्तुएं निर्मित होती हो, कोई भी चीज आ सकती है बारूद वाली, वो मादक पेय पदार्थ, तंबाकू और खतरनाक रसायन,
इनके लिए हमें लाइसेंस, यानी कि पहले 18 थे, अभी 5 उद्योग ऐसे हैं जिनको स्थापित करने से पहले आपके पास लाइसेंस होना जरूरी होता है। तो ये हमारे 1991 की जो नई औद्योगिक नीति आई उसके तहत ये सारे काम किए गए। इसके अलावा देखो क्या हुआ था, आगे देखते हैं। भारतीय जो हमारी औद्योगिक जो प्रतिस्पर्धा थी उसको बढ़ाने के लिए और भी कई सारे काम किए गए, तो उनको हम देख लेते हैं एक बार कि कौन कौन से काम किए गए। भारतीय औद्योगिक जो प्रतिस्पर्धा है हमारी उसको बढ़ाने के लिए क्या क्या किए गए। तो एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि औद्योगिक जो प्रतिस्पर्धा है, औद्योगिक प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2005 लागू किया गया। भारतीय औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रतिस्पर्धा अधिनियम जो है 2002 आपके लागू किया गया। इसके अलावा जो है आपके एक काम और किया गया यहाँ पर, अगर मैं बात करूं यहाँ पर 1973 की, तो 1973 के अंदर फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, इसके स्थान पर, फेरा के स्थान पर फेमा की स्थापना की गई। फेमा का पूरा मतलब है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो फेरा के स्थान पर जो है फेमा की स्थापना की गई। और अगर बात की जाए फेमा की स्थापना कब की गई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1999 में, ठीक है, 1999 में। तो औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए एक तो औद्योगिक प्रतिस्पर्धा 2002 लागू किया गया, फिर उसके बाद में हमारे क्या हुआ था, एक जो है अगर बात करें इसी के तहत फेरा के स्थान पर फेमा को लागू किया गया। इसके अलावा जो है प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी थे, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो है 2016 के अंदर स्टार्टअप लागू किया गया, उद्यम स्टार्टअप लागू किया गया था, ज्यादा से ज्यादा उद्यमी बढ़े। तो इसके लिए जो है एक स्टार्टअप योजना लेकर आए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो स्टार्टअप की शुरुआत की गई आपके 2016 के अंदर। और 2016 से अगर पहले की अगर मैं बात करूं तो आपको पता होगा हमारे एक और शुरुआत हुई थी यहाँ पे हमारे 2014 के अंदर, जिसका नाम है मेक इन इंडिया। हाँ, मेक इन इंडिया की शुरुआत भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा की गई थी 2014 के अंदर। और इसके अलावा जो है 2016 के अंदर जो इन्होंने स्टार्टअप लागू किया। तो ये भारतीय उद्योगों में औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए कई सारे तरीके जो है ये अपनाए जाते हैं, सरकार के द्वारा इनको लागू किया जाता है। तो वो चीज मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। अब इसके अलावा देखो यहाँ अगर हम बात करें एक बार, तो मैं रिपीट करती हूँ थोड़ा सा, फिर उसके बाद में चलते हैं आगे। देखिए कोई चीज रह तो गई नहीं गई है। हमने देखा है सबसे पहले पेट्रोलियम उद्योग के बारे में देखा आज, कि पहला जो पेट्रोलियम जो तेल कुआं था भारत का वो डिगबोई असम के अंदर स्थापित किया गया है आपके, ये मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में हमने देखा कि यहाँ पर आपके पहली जो रिफाइनरी है तेल की वो भी असम के अंदर स्थापित की गई है। निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी, भारत की सबसे बड़ी जो रिफाइनरी है वो भी मैंने आपको यहाँ पर बता दी है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो आगे हमने देखा था कि जो निजी क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो जामनगर है, सार्वजनिक क्षेत्र की सबसे बड़ी रिफाइनरी है वो कोची है। फिर हमने इसके अंदर जो है इसके कई सारे छोटे छोटे जो है उद्योग हमने देखे, जिसमें बीपीसीएल के बारे में हमने पढ़ा, भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड,
इसकी स्थापना 1952 में की गई है और इसके अंतर्गत जो है मुंबई और आपके कोच्चि, मुंबई रिफाइनरी और कोच्चि रिफाइनरी स्थापित की गई है, यानी कि दोनों रिफाइनरी किसके द्वारा स्थापित की गई है, बीपीसीएल के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हमने देखा यहाँ पर देखो ओएनजीसी, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन के नाम से, जिसकी स्थापना हुई थी 1956 के अंदर। और ये जो है कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस की सबसे बड़ी जो है, हम ये कह सकते हैं कि सबसे बड़ी कंपनी है। और इसके तहत जो है एक रिफाइनरी की स्थापना की गई है, वो हमने यहाँ आपको नहीं बताया तो मैं बता देती हूँ। उस रिफाइनरी का नाम है आपके तातापीका रिफाइनरी, तातापीका रिफाइनरी, ये आंध्र प्रदेश के अंदर है। तो अगर क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि तातापीका जो रिफाइनरी है जो आंध्र प्रदेश के अंदर स्थापित की गई है, ये किसके द्वारा स्थापित है, तो आपको नाम क्या बताना है, ओएनजीसी का नाम आपको बताना है। नेक्स्ट हमने आईओसीएल के बारे में पढ़ा था। आईओसीएल की स्थापना कब की गई है, 1959 के अंदर की गई है। उसके बाद में देखो हमने पढ़ा है आपके, नेक्स्ट अगर बात करें तो एचपीसीएल के बारे में हमने पढ़ा है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम के बारे में। और एचपीसीएल के बारे में हमने पढ़ लिया, 1974 में इसकी शुरुआत की गई है। अच्छा, आप एचपीसीएल के बारे में ये भी ध्यान रख सकते हो कि इसके द्वारा जो है एचपीसीएल के द्वारा किन रिफाइनरी की स्थापना की गई है। तो एचपीसीएल के द्वारा हमारे 2 रिफाइनरियों की शुरुआत की गई है, एक तो विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश के अंदर है, यानी कि विशाखापट्टनम जो रिफाइनरी है आंध्र प्रदेश के अंदर, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई है, एचपीसीएल के द्वारा। और एक मुंबई रिफाइनरी भी है, मुंबई रिफाइनरी एक पहले भी आ चुकी थी और ये दोबारा भी आई है। मुंबई रिफाइनरी महाराष्ट्र के अंदर इसकी स्थापना की गई है। तो ये दोनों इसके अंदर आती है एचपीसीएल के अंदर, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा यहाँ पर रासायनिक उर्वरक उद्योग के बारे में कि भारत का पहला जो रासायनिक उर्वरक उद्योग था वो 1906 के अंदर रानीपेट के अंदर स्थापित किया गया है, जो कहाँ था, आपके तमिलनाडु के अंदर। इसके बारे में हमने देखा। फिर उसके बाद में हमने ये देखा है कि जो हमारा कागज उद्योग है, कागज उद्योग की हमने चर्चा की है। और कागज उद्योग में हमने देखा कि भारत का जो पहला अखबारी जो कागज था वो आपके मध्य प्रदेश नेपानगर में 1947 में इसकी स्थापना की गई है। और अगर देखो, अगर बात की जाए पहली जो कागज मिल थी, पहली अगर कागज मिल की अगर बात करें तो पहली कागज मिल वैसे 1812 में स्थापित की गई थी आपके पश्चिम बंगाल के अंदर, लेकिन ये क्या रही थी, असफल। ज्यादातर जैसे सूती वस्त्र उद्योग और कई उद्योगों में ज्यादातर ये पहली असफल ही रहती है। और सफलता वर्ष का अगर हम कहें, सफलता वर्ष यानी कि इसकी जो सफल जो शुरुआत थी भाई वो कब से हुई थी, सफलता वर्ष अगर कहें तो वो हम कह सकते हैं आपके 1867 से। इसमें जो हमें सफलता मिली वो 1867 में मिली थी। तो पहली मिल इसकी पश्चिम बंगाल में स्थापित की गई थी, लेकिन असफल रही। सफलता वर्ष कहाँ से सफलता इसमें प्राप्त हुई, 1868 में। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन भारत का पहला जो अखबारी कागज है आपके, ये आपके 1947 में नेपानगर, और नेपानगर आपके आता है मध्य प्रदेश के अंदर, यहाँ ये स्थापित किया गया था। ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके बाद में हमने देखा सेज के बारे में, स्पेशल इकोनॉमिक जो जोन है, सेज नीति इंपोर्टेंट है, 2000 में आई, अधिनियम 2005 में, लागू हुआ 2006 में। शुल्क मुक्त होता है ये क्षेत्र, इसमें विशेष रूप से जो है छूट प्रदान की जाती है। पहला सेज आपके कांडला गुजरात के अंदर स्थापित किया गया था। सर्वाधिक सेज जो है वो तेलंगाना में है। अवधारणा इसकी कहाँ से ली गई है, चीन से ली गई है, ठीक है। उसके बाद में हमने औद्योगिक नीतियां देखी, पहली 1948 के अंदर आई थी, दूसरी 1956 में। पहली जो आई डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा, और इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था पर जोर दिया गया, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। इसके अलावा हमने देखा नई औद्योगिक नीति के बारे में, और नई औद्योगिक नीति 1991 में, ये बीच वाली का सिर्फ आप नाम ध्यान रख लेना। पीवी नरसिम्हा राव जो समिति है इसके द्वारा ये आई, इसमें उदारीकरण, वैश्वीकरण और निजीकरण पर विशेष रूप से जोर दिया गया। इस औद्योगिक नीति के बारे में हमने ये देखा कि पहले जो हमारे आरक्षित उद्योग थे जो केंद्र सरकार के अधीन थे वो 8 थे, लेकिन वर्तमान में संख्या इसकी कम कर दी गई है। कितनी हो गई है, 2।
एक तो परिवहन और एक कौन सी है, रेल सेवा। इसके अलावा जो नई औद्योगिक नीति है उसमें 18 उद्योग थे जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता होती थी। वर्तमान में 5 उद्योग ऐसे हैं जिनके लिए लाइसेंस की आवश्यकता है। उद्योगों के नाम हमने पढ़ लिए यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि हमारा जो भारतीय औद्योगिक विकास है उसमें औद्योगिक प्रतिस्पर्धा को बढ़ाने के लिए औद्योगिक प्रतिस्पर्धा 2002 लागू किया गया। इसके अलावा 1973 में हमारे फेरा फॉरगन यानी कि विदेशी जो आयात निर्यात करते हैं ना हम, ये उसके लिए है। फेरा और जो फेमा होता है ना, ये विदेशी, फॉरगन का मतलब क्या हो गया, विदेशी, एक्सचेंज करना, ठीक है ना। तो फेरा के स्थान पर फेमा को लागू किया गया था। तो फेरा की स्थापना तो की गई थी 1973 में और फेमा आया था हमारे 1999 में, यानी कि 1999 के अंदर। इसके अलावा प्रधानमंत्री जो नरेंद्र मोदी है उनके द्वारा 2014 में मेक इन इंडिया की शुरुआत की गई। और 2016 की अगर मैं बात करूं तो 2016 के अंदर जो है यहाँ पर आपके स्टार्टअप की शुरुआत की गई। तो यह अभी आपको ध्यान रखना है। तो यह हमारे जो है भारतीय जो औद्योगिक विकास है हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर SST सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पार्ट के